परिवारजन एवं समाज की कुछ महान हस्तियां हमें छोड़कर चले गए हैं, तो मैं इस संदर्भ में कुछ शोक प्रस्ताव सदन के सामने रख रहा हूं। शोक प्रस्ताव 1। ये सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर छतर सिंह चौहान के 11 दिसंबर 2023 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 5 दिसंबर 1934 को हुआ था। वे वर्ष 1991 तथा 1996 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए तथा 22 मई 1996 से 27 जुलाई 1999 तक उन्होंने हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। उनका समस्त जीवन समाज के वंचित एवं शोषित वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए समर्पित था। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 2। यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर राम प्रकाश के 13 दिसंबर 2023 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 5 अक्टूबर 1939 को हुआ था। वे वर्ष 1991 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए तथा वर्ष 1991-93 के दौरान राज्य मंत्री रहे। उन्हें मंत्रिमंडल में रहते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभालने का गौरव हासिल हुआ। वे वर्ष 2007 व 2008 में 2 बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 3। ये सदन प्रदेश के उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इन वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं: मेजर आशीष ढोंचक, गांव बिंझौल, जिला पानीपत; कैप्टन पूनम रानी, गांव बालू, जिला कैथल; सूबेदार सरजीत सिंह, गांव अलखपुरा, जिला भिवानी; नायब सूबेदार अशोक, गांव भैणी चंद्रपाल, जिला रोहतक; सहायक उप निरीक्षक धर्मवीर, गांव फरमाणा, जिला सोनीपत; हवलदार मान सिंह, गांव गावड़ी जाट, जिला महेंद्रगढ़; हवलदार शमशेर सिंह, गांव करेटी, जिला रोहतक; हवलदार सुधीर सिंह, गांव भैणी चंद्रपाल, जिला रोहतक; हवलदार राकेश लांबा, गांव बारड़ा, जिला महेंद्रगढ़; कमांडो करण सिंह, गांव काकड़ोली हट्टी, जिला चरखी दादरी; नायक महेंद्र, गांव गड़ीपट्टी, जिला पलवल; नायक संदीप कुमार, गांव मूंदसा, जिला झज्जर; नायक वीरेंद्र राठी, गांव राजलूगढ़ी, जिला सोनीपत; एयरमैन विकास, गांव राता खुर्द, जिला महेंद्रगढ़; सिपाही संदीप, गांव कुरावटा, जिला महेंद्रगढ़; सिपाही युधिष्ठर, गांव खाम्बी, जिला पलवल; सिपाही जवाहर सिंह, गांव खरखड़ी, जिला रेवाड़ी; सिपाही जसपाल सिंह, गांव केवल, जिला सिरसा। ये सदन इन वीरों की शहादत पर शत शत नमन करता है और शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 4। ये सदन विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी के साले श्री रंजन मित्तल, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत जी के भतीजे राव अर्जुन सिंह, सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल जी की माता श्रीमती शकुंतला रानी, विधायक श्री मोहम्मद खान जी के पिता श्री मोहम्मद हनीफ, विधायक श्री रामकुमार गौतम जी के साले श्री वीरेंद्र कुमार शर्मा, विधायक श्री नीरज शर्मा की मामी श्रीमती विजय लक्ष्मी, विधायक श्री कुलदीप वत्स के बनोई श्री गंगा सहाय तथा पूर्व विधायक श्री टेकराम की पत्नी श्रीमती रिसाल कौर के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। ये सदन दिवंगतों के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। आदरणीय
चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी। अध्यक्ष महोदय, जो सदन के नेता ने प्रस्ताव रखे हैं उनके समर्थन में मैं खड़ा हुआ। सबसे पहला प्रस्ताव संख्या नंबर 1, प्रोफेसर छतर सिंह चौहान, हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष। ये सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर छतर सिंह चौहान के 11 दिसंबर 2023 के हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 5 दिसंबर 1934 को हुआ था। वे वर्ष 91 तथा 96 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए तथा 12 मई 96 से 27 जुलाई 1999 तक उन्होंने हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। उनका समस्त जीवन समाज के वंचित व शोषित वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए समर्पित हुआ। मेरे को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो मेरे शिक्षक रहे। इतिहास बीए में उन्होंने मेरे को पढ़ाया, मेरे को सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर राम प्रकाश के 13 दिसंबर 2023 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 5 अक्टूबर 1939 को हुआ। वे वर्ष 91 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए तथा वर्ष 91-93 के दौरान राज्य मंत्री रहे। उन्हें मंत्रिमंडल में रहते हुए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी महत्वपूर्ण विभाग संभालने का गौरव हासिल हुआ। वे वर्ष 2007 व 2008 में 2 बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे और मेरे व्यक्तिगत परम मित्र थे। उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। हरियाणा के सही यह सदन प्रदेश के उन वीर सैनिकों को अपना हर्षपूर्ण नमन करता है जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अदम्य साहस व वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इन वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं: मेजर आशीष रोचक, गांव बिंजौल, जिला पानीपत; कैप्टन पूनम रानी, गांव बाड़ू, जिला कैथल; सूबेदार सरजीत सिंह, गांव अलकपुरा, जिला भिवानी; नायब सूबेदार अशोक, गांव बैनी चंद्रपाल, जिला रोहतक; सहायक उपनिरीक्षक धर्मवीर सिंह, गांव प्रमाणा, जिला सोनीपत; हवलदार मान सिंह, गांव गावड़ी जाट, जिला महेंद्रगढ़; हवलदार शमशेर सिंह, गांव खरेटी, जिला रोहतक; हवलदार सुधीर सिंह, गांव बैनी चंद्रपाल, जिला रोहतक; हवलदार राकेश लंबा, गांव बारडा, जिला महेंद्रगढ़; कमांडो करण सिंह, गांव काकड़ोली हट्टी, जिला चरखी दादरी; नायक महेंद्र, गांव गड़ी पट्टी, जिला पलवल; नायक संदीप कुमार, गांव मूलसा, जिला झज्जर; नायक वीरेंद्र राठी, गांव राजरू गढ़ी, जिला सोनीपत; एयरमैन विकास, गांव राताकुट, जिला महेंद्रगढ़; सिपाही संदीप, गांव पुरावहट्टा, जिला महेंद्रगढ़; सिपाही युधिष्ठर, गांव खाम्बी, जिला पलवल; सिपाही जवाहर सिंह, गांव खरखड़ी, जिला रेवाड़ी; सिपाही जसपाल सिंह, गांव केवल, जिला सिरसा। यह सदन इन वीरों की शहादत पर सशक्त नमन करता है और शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। यह सदन विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता के साले श्री रंजन मित्तल, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत के भतीजे राव अर्जुन सिंह, सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल की माता श्रीमती शकुंतला रानी, विधायक श्री मामन खान के पिता श्री मोहम्मद हनीफ, विधायक श्री राम कुमार गौतम के साले श्री वीरेंद्र कुमार शर्मा, विधायक श्री नीरज शर्मा की मामी श्रीमती विजय लक्ष्मी तथा विधायक श्री कुलदीप वत्स के बहनोई श्री गंगा साय के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।
इस सदन दिवंगतों के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में जो शोक प्रस्ताव रखे हैं और उन पर विभिन्न दलों के सदस्यों ने जो अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं, मैं भी अपने आप को उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूं और शोक व्यक्त करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह उन सभी दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें। मैं इस सदन की भावनाओं को सभी शोक संतप्त परिवारों के पास पहुंचा दूंगा। अब मैं सभी माननीय सदस्यों से विनती करूंगा कि उन महान आत्माओं की शांति के लिए खड़े होकर मौन धारण करें। ओम शांति। माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल शुरू होता है। श्री इंदुराज, बड़ौदा। प्रश्न नंबर 1 जी। अध्यक्ष महोदय, एक क्वेरी है मेरी भी कि क्या क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम लैंग्वेज का हर सेशन में रिपीट हो सकता है? नहीं, एक बार मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मॉनसून सेशन में यही क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम वर्डिंग के साथ क्वेश्चन नंबर 95 के तो एक जवाब नहीं आया तो लगाया जा सकता है। मैं आपको चीज जो बोल रहा हूं मैं पूछ रहा हूं एग्जैक्ट सेम वर्डिंग्स के साथ कोई फुल स्टॉप कॉमा का भी फर्क नहीं। क्वेश्चन नंबर 95 था, रिप्लाई मैं कर दूंगा, मगर मैं आपके सेक्रेटरी स्टाफ के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वही सवाल बारी बारी विदाउट इवन लैंग्वेज चेंज इस सदन में रिपीट हो रहे। आंसर इज लेड ऑन द फ्लोर। नहीं, इनमें अगर सत्र के दौरान लगा है क्वेश्चन तो फिर तो दोबारा नहीं है, अगर लगा ही नहीं है तो फिर उसको तो रिपीट किया जा सकता। स्पीकर सर, माननीय उप मुख्यमंत्री रिप्लाई नहीं गया उसका। उप मुख्यमंत्री जी ने जो है बात कही, सवाल बार बार लगाने की जब काम ही नहीं होगा, खाली विश्वास और आश्वासन मिलेगा तो कहाँ जाएंगे हम? विधानसभा में भी जब अपने हल्के की हम आवाज नहीं उठा सकते तो फिर और कहाँ जाके अपने सवाल को रखेंगे? और मैं माननीय उप मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि सवाल का जवाब, पहली चीज है ये सवाल हरियाणा विधानसभा या हरियाणा सरकार के किसी विभाग से संबंध रखता नहीं। यह सवाल इंडियन रेलवे से संबंधित है और माननीय विधायक को बताना चाहता हूँ कि इतनी गंभीरता है तो आप इसको वहां भी फॉलो कर सकते हैं। नहीं, हरियाणा प्रदेश की सरकार की क्या जिम्मेवारी है? जब बात आए जब तो डबल इंजन और 3 इंजनों की बात करते हैं, लेकिन आज जब काम करने की बात आई तो सारे इंजन फेल हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पीकर सर, मेरे विधानसभा में लगभग 40 किलोमीटर की है रेलवे लाइन है जो रोहतक से पानीपत जाती है और 8 अंडरपास जो बने हैं जो एक दूसरे गांव में जाने के रास्ते भी बंद हो जाते हैं और बहुत सारे किसान तो ऐसे हैं जिनके आधे खेत लाइन से परली साइड वहाँ अपने खेत में जाने के लिए भी उन्होंने 15 से 20 किलोमीटर दूसरी तरफ से रास्ता तय करना पड़ता है। तो मैं स्पीकर सर आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप इस बात को डालमोल ना करके इस नियत और नीति को अच्छा करके जो अंडरपास है इनको ऊपर के साइड लगवा के इनका काम शुरू कराया जाए ताकि किसानों को और एक दूसरे गांव में आने जाने के रास्ता अच्छी तरह से आ जा सके। 3 इंजन तीनों खराब। इंजन 2 इंजन 3 इंजन की बात नहीं है। पहली चीज माननीय सदस्य ने कहा कितने 64 किलोमीटर की लाइन है, 46 किलोमीटर। हाँ। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ 46 किलोमीटर भी थारी सरकार में डले थे।
ये गड्ढे बोए हुए भी आपकी सरकार के दौरान। उस समय शेड लगाए होते तो आज शायद इन अंडरपासेज पे मिट्टी नहीं भरती। अब जहाँ जवाब की बात है, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये अंडरपासेज इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 7 है। 7 में से 6 अंडरपासेज को इंडियन रेलवेज ने ऑलरेडी टेकअप कर लिया है 23-24 के प्रोग्राम में, और 7वां भी 24-25 के प्रोग्राम में तय किया जाएगा। दूसरी ओर जहां जहां आरयूबी बने हैं, हमारी सरकार की गंभीरता है कि उनके ऊपर कवर्ड शेड लगाकर पानी की अकोमोडेशन ना हो। इस पे ऑलरेडी पॉलिसी बना चुके हैं। करनाल जिला, जींद जिला 2 टेकअप कर लिया, और कल ऑलरेडी हम आदेश दे चुके हैं कि पूरे हरियाणा में कितने आरओबीज हैं उन सबको टेकअप किया जाए, और स्टेट हेड से जितना प्रपोर्शन ऐसा है जहां पर पानी की अकोमोडेशन होती है उसको स्टेट पीडब्ल्यूडी विभाग टेकअप करेगा कि उन पे शेड लगाया जाए। पर मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, ये जो गड्ढे आप लोगों ने छोड़े थे उनको भरने का काम हमारी सरकार करेगी। सभी का सर, सारा हरियाणा प्रदेश। चौधरी जी सर, नंबर 2। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं अपने सदस्य महोदय हमारे जो माननीय सदस्य हैं उनको बधाई भी देता हूं इस बात की, और हैरानी भी प्रकट करता हूं कि एक ऐसे समय का ये विषय, और शायद हमारे सदस्य महोदय की तो शायद आयु भी इतनी नहीं है, उससे पहले का ये प्रश्न है, और प्रश्न का जो संदर्भ है इसकी तारीख है 12 जुलाई 1976, यानी आज से 47 साल पहले की किसी बात को इस सदन में पूछा जा रहा है, जिसकी जिम्मेवारी तो छोड़ें, बल्कि इस 47 साल में कितनी ही सरकारें आई, और उसमें अगर मैं 45 साल का हिसाब लगाऊं तो कांग्रेस की अपनी 21.5 साल सरकार रही है, INLD की 11.5 साल रही है, और HVP की भी 3.5 साल सरकार रही है, और 9 साल से अब हम सरकार में हैं। तो जो विषय 35 साल में ध्यान नहीं आया, आज हमारे माननीय सदस्य ने उस विषय को ध्यान कराया, इसलिए इनकी मैं सराहना भी करता हूं। विषय ऐसा है कि 1 सितंबर 1976 से पहले एक व्यवस्था थी कि जितने गजटेड सर्वेंट थे वो इंडिविजुअल जो अपने बिलों के रेट के हिसाब से या अकाउंटेंट जनरल द्वारा तय किए जो रेट थे उसके हिसाब से अपनी सैलरी, अपना पैसा ट्रेजरी से खुद निकाल सकते थे, और जो नॉन गजटेड ऑफिसर होते थे वो डीडीओ की पावर का इस्तेमाल होता था। लेकिन 1 जुलाई सितंबर को एक नोटिफिकेशन निकला, उस समय मुख्यमंत्री होते थे श्री बीडी गुप्ता जी। उस समय ये निकला कि नहीं, इस पावर को हम गजटेड ऑफिसर की पावर को वापस लेते हैं, और सारा जो उनके बिल्स हैं या उनके अलाउंसेज हैं, उनकी यानी सैलरी है, वो सब डीडीओ को एक पावर दी जाती है, सारे एक पैटर्न पर ही निकाले जाएंगे। अब उसके पीछे उस समय क्या संदर्भ रहा होगा, एक व्यवस्था परिवर्तन का ये विषय है। अब इस बारे में तो या तो वो कोई विधायक जो 1976 की असेंबली में उस समय हाजिर और आज भी हाजिर हों, ऐसे मुझे लगता नहीं कोई है कि नहीं है, या तो वो लोग बताएंगे, और हमें तो ये लगता है कि व्यवस्था परिवर्तन किया गया होगा, जरूर कोई ना कोई उस समय या तो कमी देखी गई होगी, या सरकार ने वो पावर अपने हाथ में ली बजाय अकाउंटेंट जनरल को एक पावर दिए रखने के लिए। तो ये व्यवस्था परिवर्तन किया गया है, और आज इस संदर्भ में कोई असेंबली में या कोई सरकार के नाते कोई विचार हमारे पास सामने नहीं आया है। हाँ, कोई व्यवस्था परिवर्तन का विषय होता है और उसमें कहीं कोई नया विचार किसी विधायक के सामने आता है, अगर वो उसका कोई प्रारूप, कोई ड्राफ्ट बना करके उसमें चेंज करने के लिए सदन के सामने रखेंगे या सरकार के सामने रखेंगे, तो हम जरूर उस पर विचार करेंगे। अंतोगत्वा हित में, लोक हित में, सदस्यों के हित में, सरकार के हित में अगर कोई व्यवस्था परिवर्तन करने की बात आएगी तो जरूर करेंगे। अभी इस विषय पर हमारा कोई विचार भी नहीं है और कोई हमने इस पर सोचा भी नहीं। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, जो प्रावधान आज लागू हैं, चाहे वो 50 साल से लागू हो, चाहे 70 साल से लागू हो, चाहे 10 साल से लागू हो, जो आज लागू है उस पर बात उठाई जा सकती है। इसमें तो कोई दो राय और दो मत की बात ही नहीं। जहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक सिस्टम था कि जो हमारे महालेखाकार
उनके माध्यम से स्वतंत्रता से पात्रता की जांच होती थी कि किसी भी राजपत्रित अधिकारी कि उसकी प्रमोशन पदोन्नति के समय या उसके सेवा के पूरे कार्यकाल के अंदर कोई भी, चाहे वो पदोन्नति थी चाहे वो कोई छुट्टी थी, उसको जांच करके ही पात्रता के अनुसार वेतन और भत्ते दिए जाते थे। वे एक स्वतंत्र, गौरव जी थोड़ा सा शॉर्ट करके, क्योंकि बाकी क्वेश्चन रह जाते हैं। बिल्कुल ठीक है हाँ सर। जी, तो थोड़ा स्वतंत्रता के साथ किया जाता था। ये स्वतंत्रता सर हटा दी सिर्फ और सिर्फ राजपत्रित अधिकारियों के लिए। सर ये जो चिट्ठी 1976 की, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा, जो आज भी लागू है, उसका पैरा 4 सर कहता है कि द न्यू सिस्टम विल हाउएवर not be applicable to the drawal of pay and or allowances of governor, of ministers, speaker, deputy speaker, members of legislative assembly, in whose case the existing procedure of the drawal and disbursement of pay and allowances will continue to apply। जब विधायकों की तो जांच महालेखाकार करेंगे क्योंकि वो स्वतंत्रता से जांच करते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं, जब मंत्रियों की जांच कर सकते हैं, गवर्नर साहब की जांच कर सकते हैं, तो राजपत्रित अधिकारियों की जांच क्यों नहीं हो सकती? अध्यक्ष महोदय, ये मेरा सवाल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने बताया कि कोई विषय के परिवर्तन में अगर कोई किसी मान्य सदस्य के मन में कोई विचार है कि ऐसा करना चाहिए, तो विषय अगर ये ड्राफ्ट बना करके हमको देंगे तो हम विचार करेंगे। इस समय तक हमें इसमें कहीं कोई ऐसा विषय नहीं आया है कि कहीं कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हुई हो। वो चाहे एजी, कभी अगर एजी ऑफिस ने भी कोई विषय ऐसा ध्यान में कराया हो कि किसी गजटेड ऑफिसर में इसने गड़बड़ कर ली है और उनको अधिकार दिया है, या फिर किसी के ऊपर उसका अधिकार है किसी के ऊपर नहीं है, ऐसा कोई व्यवस्था परिवर्तन के विषय में हमेशा हम स्वागत करेंगे। कोई अगर ड्राफ्ट देंगे तो विचार करेंगे। महोदय, ये एक्ट नहीं है, ये रूल्स हैं। और बेसिक पिरामिड स्ट्रक्चर की जो हायरार्की है सर, वही खराब हो गई कि जहां पर पद है ही नहीं वहां पदोन्नति हो रही है। आप जांच करवा लें, पता चल जाएगा सर, विभागवार आप जांच करवा लें। चलिए, आप लिखित में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई प्रस्ताव ऐसा लिख करके दे दें। श्री दीपक मंगला जी। अध्यक्ष जी, नंबर 3। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसका कै भाग का उत्तर है। हाँ श्रीमान जी, पलवल शहर के काफ़ी क्षेत्र में जो भूमिगत जल है उसकी कठोरता, जो परमिसेबल लिमिट है, उससे काफ़ी अधिक है। और कै भाग का उत्तर है हाँ श्रीमान जी, पलवल शहर के आसपास के क्षेत्रों के लिए रेन्यूअल की जो योजना चलनी है उसकी फिजिबिलिटी सर्वे के लिए काम दिया हुआ है। जब उसकी रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद इस पर काम किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि पलवल के अंदर जो पानी का जल स्तर है शहर के अंदर, वो काफ़ी नीचे हो गया है, और नीचे होने के साथ साथ वो पानी पलवल का खारा भी हो गया है। और पानी खारा होने के साथ जो पलवल के शहर के अंदर पानी की जो आपूर्ति होती है, वो लोहागढ़ में जो हमारा शुरुआती दौर में बूस्टर बना था, वहाँ पर 22 ट्यूबवेल हैं। आज उनमें से केवल 7 या 8 ट्यूबवेल ही काम कर रहे हैं। और उसके अलावा वैसे तो सारे टोटल पलवल में 90 ट्यूबवेल काम कर रहे हैं, लेकिन मीठा पानी इन 7 या 8 ट्यूबवेलों का है। बाकी ज़्यादातर सभी ट्यूबवेलों में पानी खारा आ रहा है, पानी मीठा और स्वच्छ नहीं आ रहा। उस मीठे पानी में उन ट्यूबवेलों का पानी मिलाकर के जो पानी की आपूर्ति होती है, जो पलवल शहर का सारा बड़ा एरिया है, वहाँ पर पानी की शिकायतें बहुत आ रही हैं। और उसके साथ साथ पलवल में वो पानी आ रहा है, उसका आम जनमानस के स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। एक बात और माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा, पलवल शहर में कुछ गांवों को नगर परिषद एरिया में जोड़ा गया है। वो उनमें से पहले जो हमारी दुधौला रेन्यूअल योजना थी, तो वो नगर परिषद में आने के बाद वो पानी भी नहीं गया, वो उस पानी की आपूर्ति भी शहर के ही पानी से हो रही है। मेरा इसमें आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना ये है कि पलवल में जिस तरीके से लगातार आबादी जनसंख्या बढ़ रही है, इस रेन्यूअल योजना को जल्द से जल्द हमारे इस पलवल में लाया जाए, ताकि ये बहुत बड़ी समस्या जो पीने के पानी की पलवल शहर के अंदर पैदा हुई है, उसका हमें निदान मिल सके।
अध्यक्ष जी, ये बात तो ठीक है कि पलवल के जो पानी की जो हार्डनेस है वो ज़्यादा है और इसकी सर्वे रिपोर्ट हमारी इस महीने के अंत तक आ जाएगी और 20,20,000 रुपए के इसके टेंडर से काम हो रहा है और 31 दिसंबर तक इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। इसके अंदर इन्होंने 14 बोर किए हैं और हमें 6 रेन्यूअल चाहिए इसके लिए और एक रेन्यूअल की जो 10 MLD की कैपेसिटी है। तो ये काम होने के बाद मुझे लगता है कि पलवल शहर की जो पानी की समस्या है वो दूर हो जाएगी। इससे पहले भी शहर की जो गाँवों की बात कर रहे हैं, पिछली योजना में भी 185 करोड़ रुपए से 84 गाँव में रेन्यूअल स्कीम चल रही है और शहर के अंदर भी ये काम हो जाएगा, तो जल्दी इसको शुरू कर देंगे। एक और कहना था अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से कि जिन ट्यूबवेल जो हमारे मीठे पानी के जो ट्यूबवेल हैं, जिनमें 22 में से केवल 7 या 8 ट्यूबवेल काम कर रहे हैं, वो ट्यूबवेल भी अगर हमारे दुरुस्त हो जाएंगे, क्योंकि जब तक इस योजना ये रेन्यूअल योजना आए उस समय तक भी पानी ठीक मिले, 22 ट्यूबवेलों का पानी भी मीठा है और जहां भी और ऐसे पलवल के अंदर जहां मीठा पानी कहीं अगर है तो वहां भी अगर और बोर लग जाएंगे तो इससे हमें रेन्यूअल योजना हमारे लिए बहुत, वहां की पलवल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता बन गई है और इतने वो ट्यूबवेल हमारे जो मीठे पानी के हैं वो ठीक दुरुस्त हो जाएं ताकि कम से भी कम उसकी सप्लाई हो जाए। और जो रेन्यूअल की माननीय मंत्री जी बात कर रहे हैं वो गांवों के लिए, उसमें से शहर और शहर में शामिल हुए गांवों का उस रेन्यूअल से पानी नहीं आ रहा, लेकिन जब से वो हमारी गांवों की 84 गांवों की रेन्यूअल योजना है उससे बहुत हद तक हमारे क्षेत्र में सुधार हुआ, बहुत अच्छा कदम वो हमारा हुआ है, वहां मीठा पानी आ रहा है। लेकिन जो समस्या शहरों में हुई है, मेरा माननीय मंत्री जी से ये कहना था जी। अभी खारे पानी की दिक्कत है, उसमें हम नया बोर करवा देंगे, मैं अधिकारियों को आदेश देता। चलिए, हो गया जगदीश जी। श्री सत्यप्रकाश जी। क्वेश्चन नंबर 4। सर, आंसर इज रीड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। माननीय स्पीकर महोदय, मैं आपके माध्यम से पहले तो मानेसर को सब डिवीजन बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, डिप्टी सीएम साहब का आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय स्पीकर महोदय, गुरुग्राम बहुत कंजस्टेड हो गया है और वहाँ पर अभी किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि बढ़ाते हैं रहने की या व्यापार की तो वह असंभव हो रही है। मेरा आपके ये प्रश्न लगाने का तात्पर्य ये है कि पटौदी को, जो पहले धारूहेड़ा पटौदी का हिस्सा था, उसको और फर्रुखनगर और मेवात से तावड़ू को मिलाकर एक नया जिला पटौदी का बना दिया जाए, ऐसा अनुरोध मेरा आपसे है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय डिप्टी सीएम साहब से यही अनुरोध करूंगा कि गुरुग्राम को एक्सपेंशन कर न्यू गुरुग्राम या साउथ गुरुग्राम से एक नया जिला बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पत्र प्राप्त हुआ था और उसके कारण 1/1/2024 तक सभी लैंड बाउंड्री सील कर दी गई है और किसी भी तरह का फेरबदल लैंड बाउंड्रीज में किसी भी प्रदेश में आज नहीं हो सकता। वहीं जो बात माननीय विधायक ने कही, ये तो मैं कहता हूँ इनकी किस्मत है कि मानेसर पहला ऐसा गांव था देश का जो कमेटी काउंसिल नहीं बना, गांव से लेकर सीधा कॉरपोरेशन बना और आज सब डिवीजन भी बन गया। मगर एक चीज़ हमें भी देखनी पड़ेगी कि आज गांव से कॉरपोरेशन, सब डिवीजन, जिला और फिर तो ये मांग भी आ जाएगी कल नया प्रदेश बना दो। इतने छोटे प्रदेश में आज 22 जिले हैं और पॉपुलेशन के आधार पर मुझे लगता है सामान्य बंटवारा पूरे प्रदेश में जिलों का है और आज कोई ऐसा विषय हरियाणा सरकार के पास भी नहीं है कि कोई नया जिला प्रस्तावित है। धन्यवाद करता हूं निगम का भी, लेकिन माननीय डिप्टी साहब, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। जब भी कभी पुनर्गठन हो तो इस पर जरूर विचार किया जाए, मेरा ऐसा अनुरोध है। श्री सुभाष गांगुली जी। क्वेश्चन नंबर 5। सर, आंसर इज लेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। अध्यक्ष जी, मेरे सपीदो विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली कटरा और NH 152D की क्रॉसिंग के पास IMT बनाने का सरकार ने एक प्रपोजल दिया है, लेकिन जो मुख्यमंत्री जी ने मुझे जवाब दिया, इसमें ई भूमि लैंड पूलिंग पॉलिसी 2022 और लैंड पार्टनरशिप पॉलिसी 2022 के तहत पोर्टल के ऊपर
किसानों से कहा गया कि अपनी ज़मीन के रेट और अपनी ऑफर भरो, लेकिन जितना मैंने पूछा है और इन पॉलिसीज को पढ़ा है तो डीसी रेट को बेस रेट बनाकर ही ज़मीन की वैल्यू सरकार वो करती है, लेकिन दो हाईवे निकलने के कारण वहाँ पर ज़मीनों के रेट काफ़ी ऊंचे हो गए हैं और डीसी रेट और मार्केट रेट के अंदर बहुत बड़ा गैप है। तो मैं तो उप मुख्यमंत्री जी से और सरकार से इस बात से का निवेदन करना चाहता हूँ कि इनके जो रेट हैं वो जो बाजार का जो रेट है उसके हिसाब से किसानों को बाजार के रेट के हिसाब से रेट दिए जाएं, न कि डीसी रेट को बेस बनाकर रेट दिए जाएं। तो उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जो वहाँ बाजार का रेट है उसके हिसाब से हमारे किसानों को पैसे देने की बात की जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात रखी है जिसके अंदर 152D और केएमपी के बीच में, जो 152D और जम्मू कटरा हाईवे के बीच में सफीदो विधानसभा क्षेत्र के 2 साइट्स को सरकार ने चिन्हित किया है। एक 2000 एकड़ की साइट है जिसमें खरगादिया की 440 एकड़ हमने प्रस्तावित करी है, दातरथ की 1080 एकड़, जामनी की 315, खेड़ी तलोदा की 150 और अमरावली खेड़ा की 15 एकड़ का एक हमने रेडियस बनाकर एक नया उद्योग क्षेत्र वहाँ स्थापित हो उसके लिए प्रस्ताव डाला है। दूसरी साइट जामनी की 890 एकड़, बुरहान की 610 एकड़ और अमरावली खेड़ा की 300 एकड़ इसका रकबा लिया है, ये कुल 1800 एकड़ का है। इसके अंदर 2 विषय आपने रखे। पहली चीज़ तो अब तक सरकार के पास 354 प्रस्ताव आ चुके हैं लोगों के ई भूमि के अंदर, जो लोग अपनी ज़मीन सरकार को देना चाहते हैं। अब विषय आता है ई भूमि और लैंड पूलिंग का और कलेक्टर रेट और मार्केट रेट का। ई भूमि के ऊपर अध्यक्ष महोदय मैं सारे विधानसभा के संज्ञान में लाना चाहता हूँ, कोई कलेक्टर रेट या इस तरह का रेट प्रस्तावित नहीं है। किसान अपनी ज़मीन की वैल्यूएशन खुद भरता है और उसको हमारे सेक्रेटरीज की एक कमेटी है वो देखती है कि फिजिबल है या नहीं है। अगर फिजिबल होती है तो जो हमारा लैंड परचेज बोर्ड है उसके अंदर प्रस्ताव जाता है और वो फिर आगे कोई अगर नेगोशिएशन फार्मर से डायरेक्टली सरकार के साथ होती है कर हम उसको खरीदने का काम करते हैं, जिसके अंदर लगभग 40 से ऊपर प्रोजेक्ट्स को हमने सक्सेसफुली आज इंप्लीमेंट करने का काम किया। वहीं लैंड पूलिंग पॉलिसी 2022 की बात है। लैंड पूलिंग पॉलिसी के अंदर कोई रेट किसान के साथ प्रस्तावित कलेक्टर रेट या बेस रेट नहीं है, बल्कि सरकार उसको हिस्सेदार बनाती है प्रोजेक्ट के और उसकी वैल्यूएशन जो वो अग्री करता है और जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका बेस बनाकर शेयरिंग के ऊपर चाहता है और वो अगर जमीन का हिस्सा डेवलप्ड लेना चाहता है तो डेवलप्ड हिस्सा देने का काम करेंगे। जॉइंट वेंचर करेगा तो शेयर लेगा और वो जमीन का हिस्सा लेगा अगर पूलिंग करेगा। और जहां बात आती है कलेक्टर रेट, हमारी सरकार ने 4 साल में निरंतर कलेक्टर रेट रिवाइज किया है और भी हम जल्द लाने वाले हैं, जिसके अंदर रेगुलरली लैंड परचेज और सेल जब होती रहेगी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अंदर, और जिस रेशो पर लैंड परचेज और रजिस्ट्रियां होगी उस रेशो पर कलेक्टर रेट भी निरंतर रिवाइज होता रहेगा। धन्यवाद धन्यवाद जी। हो गया श्री भारत भूषण बत्रा जी। स्पीकर सर, नंबर 6। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय विधायक ने एक ही क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन पूछे हैं। ये बिल्कुल सही है, पर फिर भी भूषण जी, हाँ जी, नहीं मना ही नहीं है फिर भी 7 मुझे का तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो दूसरे सदस्य जो है ना, इतना लंबा इतनी जानकारी लेने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए और उसके लिए बाकी जो सदस्य हैं उनके राइट से इन्फ्रिंज होते हैं। फिर भी अरे नहीं, हथियार नहीं डाले। मैं अपनी क्वेरी जो है, अपनी क्वेरी सभी विधायकों का ध्यान रखते हुए लाऊंगा ना, पर फिर भी सभी 7 प्रश्नों का जवाब टेबल पर रख दिया गया है। लंबा है तो नहीं हाँ, फिर और डिस्कशन है जी।
नहीं, प्रश्न लगा हुआ है, उसको हाफ एन आवर कैसे कर सकते? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही इम्पोर्टेंट निवेदन बत्रा जी के थोड़ा शॉर्ट के अंदर। बिल्कुल शॉर्ट, मैं शॉर्ट ही करूंगा जी। और उन्होंने साथ में एक ही लाइन में कह दिया टेबल पर है, तो मेरे को टाइम तो कम से कम देंगे जी, वो पढ़ लेते हैं, उस बात करिए। मैं टाइम नहीं लूँगा, और पर रेलेवेंट बहुत है, इम्पॉर्टेंट बहुत है, इसलिए इम्पॉर्टेंट बात जरूर कहूँगा सर, वो आपकी परमिशन से। सबसे पहले भी आता है कि इन द स्टेट देयर इज ए ग्रेव वायलेशन ऑफ द हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरिया एक्ट 1975. Then again, there is a grave violation in the state of the Haryana Scheduled Road and Control Area Restriction of the Unregulated Development Act 1963. मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि ये सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है। ये सरकार भ्रष्टाचार से लिप्त है। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, नहीं प्रश्न यही ना, अनऑथराइज्ड कॉलोनी कहां से आई? भ्रष्टाचार से तो आई है। भ्रष्टाचार की जर्नी कौन है? नहीं, इस प्रकार आप, चलो मैं वही पूछ लेता हूँ। सरकार के ऊपर आरोप लगाने का हमारा अधिकार है, हम वो लगाइए। प्रश्न का उत्तर, प्रश्न के अंदर कोई अगर आपने कॉलोनीज का प्रश्न तो है जी, नहीं आपने कोई वो जवाब दे देंगे आप। मेरा निवेदन है, एक मिनट निवेदन है, चलो सप्लीमेंट्री है, एक बात सुनिए। क्यों बनी? एक मिनट, कब बनी? ठीक है, जो सप्लीमेंट्री कोई अगर आपका है, नहीं करेंगे जी, बहुत बढ़िया सरकार है जी, हद से ज्यादा सरकार। नहीं, सप्लीमेंट्री अगर आपका प्रश्न है तो सप्लीमेंट्री बहुत ज्यादा सुखी है जी, और बस बहुत ईमानदार सरकार है जी। सप्लीमेंट्री अगर आपका कोई प्रश्न है तो पूछिए। नहीं, सप्लीमेंट्री नहीं, अगर नहीं अलाउ मैं बैठ जाता हूँ। नहीं, अगर सप्लीमेंट्री है तो पूछिए। थोड़ा क्वेश्चन मेरा है, अगर नहीं सप्लीमेंट्री 2 अलाउड है, हाँ तो ठीक है, 2 सप्लीमेंट्री आप पूछ सकते हैं। मेरे को वहां तक आने तो दो सर। सप्लीमेंट्री सर, आप प्रश्न के उत्तर आए हुए हैं आपके पास, सप्लीमेंट्री का मामला मैं संज्ञान में लाना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी के। आप प्रश्न के उत्तर का सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, नहीं है क्वेश्चन है, सप्लीमेंट्री पूछिए। प्रांत के अंदर मेले लगते हैं, प्रांत के अंदर मेले लगते हैं, मेले, और उस मेलों में 10-10, 15-15 एकड़ 1.5 घंटे में बिक के चले जाते हैं। आज ये ड्रोन की बात करते हैं, 7 साल पहले ड्रोन कहाँ था? आज ये पोर्टल की बात करते हैं। हिम्मत है तो कॉलोनियों का पोर्टल बनाओ। बत्रा जी आप सप्लीमेंट्री को पूछना चाहते हैं तो पूछिए। नहीं, ये अलाउ नहीं मैं करूंगा, ये मैं अलाउ नहीं करूंगा। चलो ये आप नहीं मेरे को बोलना देना चाहते स्पीकर सर, तो बात तो ये है कि 1-2 सिर्फ सवाल पूछूंगा। सवाल पूछिए, सप्लीमेंट्री सवाल पूछिए। रेगुलर की वाहवा लेने की जरूरत नहीं है, ना तो वहां पर सैनिटेशन सिस्टम कभी आएगा, ना कभी पानी की बात होगी, ना सलेज की बात होगी, ना सैनिटरी सिस्टम की बात होगी। वो एक प्रांत के अंदर स्लम रह जाएंगी। अब मैं अपने सवाल पे आपके सामने जो आप मेरे को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, मैं इस बात की आता हूँ। पहली तो फिगर ये है, मैं डिस्प्यूट करता हूँ इस बात के लिए कि 2014 में 11,665 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज थी। ये बिल्कुल गलत फिगर है। और उसके बाद 2014 तक 887 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज आई, 2005 से रेगुलाइज हुई, हुड्डा साहब के समय में 800 कुछ। अब इस साल में आपने माना, वैसे कॉलोनीज तो बहुत है, हद से ज्यादा। स्पीकर साहब बोलने का मौका देंगे तो मैं आपको ऐसे नहीं अलाउ नहीं मैं कहता हूँ कि आप सप्लीमेंट्री पूछिए, हाईवे पे चले जाओ, सप्लीमेंट्री पूछो, आप सप्लीमेंट्री पूछो। हाईवे पे चले जाओ, जहाँ मार्केट बनी है, इनकी सड़कें हैं, जरा देख लेंगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब के वहां पर लाइनें कहाँ लगी हुई हैं, कहाँ एरे डले हुए हैं, कहाँ डले हुए हैं अनऑथराइज्ड कॉलोनियां। नहीं बत्रा जी, ठीक है, ऐसे है जी। चिरंजीव राव जी 5,000 चिरंजीव राव जी, नहीं ये नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए बात ये है कि आप, मैंने कहा सप्लीमेंट्री पूछिए। अध्यक्ष महोदय, हाँ तो ये सप्लीमेंट्री थोड़ी है, तो आप तो भाषण दे रहे हैं। नहीं, भाषण दे रहे हैं, कोई चुनावी जनसभा नहीं है। नहीं, चुनावी सभा नहीं है। ये ऐसा विषय है, खाली जब उठाया विषय है, जब ही हमने आपसे रिक्वेस्ट करी थी हाफ एन आवर डिस्कशन रखो, पता लग जाएगा उसमें क्या दिक्कत है। वो अगर आप लिख करके देंगे उस पर विचार करेंगे। आप अगर लिख करके देंगे उसके ऊपर विचार करेंगे, तो कोई बात नहीं, बैठ अगर आप लिख करके देंगे उसके ऊपर विचार करेंगे। चिरंजीव राव जी, क्योंकि ये हो गया, ये बड़ा इंटरलिंक्ड बात है। एक क्वेश्चन के अंदर 10 मिनट मैं नहीं दे सकता, एक प्रश्न के अंदर 10 मिनट नहीं दे सकता। प्रकार से हुड्डा में लूट मची हुई है। एक प्रश्न के लिए 10 मिनट नहीं हो गए 10 मिनट। आप देखिए, टाइम देखिए कितना हो गया।
नहीं, आप सप्लीमेंट, मैं बिल्कुल आप सप्लीमेंट्री पूछिए कि आपने क्या पूछना है, मैं पूछ कर जवाब देंगे। 3500 कॉलोनियों को ये अनऑथराइज कहते हैं, 5300 कहते हैं। FIR सिर्फ 700 कुछ दायर होती है। आप समझ सकते हैं कि किस बात के लिए सरकार की प्रोटेक्शन नहीं है। आप समझ सकते हैं कि नेताओं की प्रोटेक्शन नहीं है। आप समझ सकते हैं अधिकारियों की प्रोटेक्शन। आप 7 चलिए चिरंजीव राज, क्वेश्चन नंबर 7, हेल्थ आ गया। चिकित्सा मंत्री विज साहब, कोई सप्लीमेंट्री पूछी नहीं आपने तो आप अध्यक्ष महोदय, इसका सिंपल सा जवाब है कि 31/12/14 तक प्रदेश में 11,665 अनधिकृत कॉलोनियां थी। पहले तो हम ये सूची उपलब्ध कराएंगे कि 11,665 जो आपके कार्यकाल में अनधिकृत ढूंढी गई हैं वो कौन सी थी, वो लिस्ट भी आपको देंगे। अगर हमारे समय में 5,352 लिखी हैं वो लिस्ट भी देंगे, और इसमें से कौन कौन इन कॉलोनियों को काटने वाले हैं जिनके नाम रजिस्ट्रियां हुई है वो भी नाम आपको देंगे, और इसमें कहां क्या गड़बड़ हुई है ये जानकारी भी आपको उसमें अच्छी तरह मिल जाएगी। नहीं, वो 11,500, चलो आप चाहे किसी के राज में हुई आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए 11,500 वो हमने कर दी क्या? आदरणीय दे दिया, सीएम साहब ने जवाब दे दिया। विज साहब। हाँ श्रीमान जी, हरियाणा सरकार ने एम्स रेवाड़ी के निर्माण के लिए 203 एकड़ 3 कनाल 5 मरला भूमि 40 लाख प्रति एकड़ की दर से खरीद की है और इसे स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण मंत्रालय भारत सरकार को पट्टे पर दी जा चुकी है। HLL इंफ्राटेक सर्विसेज लिमिटेड को निर्माण स्थल पर पूर्व निवेश गतिविधियों के लिए 28/11/2022 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है। निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ होने की संभावना है। अध्यक्ष महोदय, रेवाड़ी एम्स की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने 2015 के अंदर करी थी और 3 साल तक उसमें कुछ नहीं हुआ। 2018 के अंदर मुख्यमंत्री जी ने फिर एक बार कहा कि भाई अति उत्साह के अंदर मैंने एम्स की घोषणा कर दी थी और रेवाड़ी के अंदर एम्स नहीं बनेगा। उसके बाद वहाँ के लोगों ने बहुत संघर्ष किया और 2019 के अंदर स्वयं प्रधानमंत्री जी ने उसकी घोषणा करी कि रेवाड़ी के अंदर एम्स बन जाएगा। पर 2015 की जो घोषणा की थी, आज 2024 आ गया है और 2024 के अंदर भी यही जवाब मिलना कि उसका काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। इससे पता चलता है कि सरकार की मंशा इसको बनाने की नहीं है। मेरी तो हेल्थ मिनिस्टर से एक सवाल है कि पिछले दिनों में एक आप लोगों ने टेंडर निकाला था डिजाइन इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट का 940 करोड़ का, जिसकी डेट थी 3 नवंबर, जो लास्ट डेट थी उस बिड को करने की। उससे पहले ही 31 अक्टूबर को आप लोगों ने उस टेंडर को कैंसिल कर दिया। उस टेंडर को कैंसिल करने के क्या कारण थे वो भी नहीं बताए गए। मेरा आपसे यही सवाल है कि वो टेंडर दोबारा कब निकाला जाएगा? ये जो एम्स बनाने की घोषणा हुई थी, केंद्रीय वित्त मंत्री ने 1/2/2019 को अपने बजट भाषण में हरियाणा राज्य में देश के 22 में एम्स की स्थापना की घोषणा की थी। 15 की बात नहीं है। 15 में क्या क्या घोषणाएं हुई? आप इसका जवाब तो स्वयं मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो उसका जवाब मुख्यमंत्री जी दे देंगे। इसकी घोषणा 2015 के अंदर पहली बार हुई थी। इसका जो निर्माण है वो सारा केंद्र सरकार ने करना है। केंद्र सरकार पूरी तरह से तैयार है और जल्दी। तो आपको ये लगता है मुख्यमंत्री जी के प्रेरोगेटिव नहीं है अनाउंस करने का एम्स, तो इनको घोषणा भी नहीं करनी चाहिए?
अध्यक्ष महोदय, देखिए वहाँ के लोगों की इच्छा उन्होंने बताई कि हमारे यहाँ एम्स खुलना चाहिए, और एम्स है सेंट्रल गवर्नमेंट का काम। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के काम में हम अपना प्रयत्न बताते हैं कि हम इसकी कोशिश करेंगे कि एम्स यहाँ खुले। 2015 में अपनी एक इंटेंशन हमने बताई थी कि यहाँ के लोगों की जो इच्छा है कि एम्स बनना चाहिए, वो हमने कहा, कहने के बाद हमने इसको परस्यू किया, और परस्यू करने के बाद अंततः भारत सरकार ने उसको 2019 में माना। उससे पहले तो माना भी नहीं, लेकिन मानने के पीछे भी, मनाने के लिए भी हमको प्रयत्न करने पड़े। एम्स सारे देश भर में एक एक एम्स उन्होंने जब दिया, तो उस समय हरियाणा में भी एक एम्स दिया। 2019 के बाद फिर जिस जमीन पर वहां के लोगों ने एक इच्छा बताई कि ये जमीन हो सकती है, वो जमीन फॉरेस्ट की निकली, और फॉरेस्ट के निकलने के बाद उसको फॉरेस्ट से बाहर करने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ा। अंततः हमको जमीन भी दूसरी देनी पड़ी। उस फॉरेस्ट की जमीन के ऊपर वो एम्स बनना उन्होंने जब मना किया, तब जाके जमीन का अदल बदल हुआ। और इस सारी प्रोसेस में कुछ समय जरूर लगा है, बीच में कोविड भी आया है, तो अब फाइनली वो जमीन भी तय हो गई है, जमीन खरीदी भी गई है, खरीद करके उस जमीन की चारदीवारी भी हो गई है। और अब केंद्र सरकार ने उसका जो टेंडर करना है और बाकी सारी चीज करनी है, वो केंद्र सरकार ने करनी है, हमको नहीं करनी है। फिर भी वो जो जैसा बताया हमारे मंत्री जी ने कि बहुत जल्दी उस पर काम जो केंद्र सरकार की ओर से यस होकर के आएगा तो जल्दी हो जाएगा। धन्यवाद। स्पीकर साहब, मेरा सप्लीमेंट्री का जवाब नहीं दिया मंत्री जी ने, जो मैंने इनसे पूछा था कि भाई वो जो टेंडर हुआ, नहीं जवाब नहीं दिया जी। कि जल्दी ही उसका रीटेंडर हो रहा है, मुख्यमंत्री जी ने जवाब दे दिया। ये जवाब तो मुख्यमंत्री अब मेरा सवाल जो था उसका जवाब नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी ने तो मंशा बताई कि उनकी मंशा है इसको बनाने की। आपने पूछा था कि दोबारा टेंडर कब हो रहा है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि जल्दी ही रीटेंडर। एक टेंडर, स्पीकर साहब, मेरा उसमें सवाल ये था, एक टेंडर लगाया गया था 940 करोड़ का, उसको कैंसिल किया गया, उसके बारे में जनता को नहीं बताया गया भाई इसको क्यों कैंसिल किया गया, वो मेरा सवाल इनसे था। देखिए, ये सारा ये जो एम्स बनाने का काम है पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है, और अब जैसा मैंने आपको बताया कि इसकी सारी प्रक्रिया आरंभ होने जा रही है और जल्दी ही इसका शिलान्यास किया जाएगा। स्पीकर साहब, मेरा सिर्फ एक आखिरी है कि यहाँ बहुत सारी हमारी माताएं बहनें वहां पर धरने पे बैठी हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे को लगता है कि मंत्री जी ने, क्योंकि बहुत दिनों से काम छोड़ रखा था, पूरा पढ़ के नहीं आए, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं कह सकता हूँ, मैंने भी पढ़ा था, 2015 में अनाउंस किया गया था मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ एम्स बनाएंगे। ये नहीं है यहाँ की भावना की बात है, अखबार निकाल, चलो मैं चर्चा का विषय नहीं करता, लेकिन मैं इस बात की आपको बधाई दे रहा हूँ। जो डेडलॉक बना हुआ था अपने स्वास्थ्य मंत्री जी का, वो सॉल्व किया। कैसे किया आपने? नहीं, वो कैसे किया अध्यक्ष महोदय, जब मैं वकील था, मेरी बात सुनो, ये प्रश्नकाल का समय है, आपके सदस्य बाद में कहेंगे कि हमें टाइम नहीं मिला। मैं तो इनको बधाई दे रखा हूँ। कैसे किया? नहीं, एक मिनट, मैं वकील था तो एक बादरगढ़ का थानेदार था, उसने एक वकील की बेइज्जती कर दी, वकीलों की हड़ताल हो गई, और मुख्यमंत्री थे उस टाइम, या तो चौधरी भजनलाल थे या चौधरी बंसीलाल थे। काफी दिन रही हड़ताल, तो फिर उन्होंने बुलवाया, मैं भी गया उनके साथ। मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई मैं कर दूंगा, इसका समाधान निकाल दूंगा। थोड़े दिन के बाद फिर बुलवाया दिल्ली वकीलों को, उन्होंने कहा भाई ठीक है, तुमने हड़ताल कर रखी थी, कि थानेदार की मैंने बदली कर दी या डीएसपी बना के प्रमोट करके भेज दिया, तो ये काम क्या इन्होंने कर दिया काम? चलिए, अरे या तो खुद इस्तीफा देते या आप इस्तीफा देते, हो गया काम करवा। इसका मतलब ये हो गया, जिस भी अफसर को प्रमोशन लेनी है, मंत्री जी काम छोड़ दें, उसका काम करना छोड़ देंगे और वही हो जाएगा, डेडलॉक हो जाएगा, फिर प्रमोशन हो जाएगी। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि कोहिनूर इंटरनेशनल एकेडमी तथियाना कैथल के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। श्री सोमवीर जी। प्रश्न नंबर 8। अध्यक्ष जी, जो विधायक सोमवीर जी ने दादरी के लिए महाविद्यालय कॉलेज के लिए डिमांड की थी, बहुत लंबे समय के बाद जगह नहीं मिल पाई, और अभी जल्दी कल ही हमें HSPP जमीन मिली है 8 एकड़ 6 मरले। जल्दी से टेंडर लगा के उसकी रजिस्ट्री करा के हम जल्दी कॉलेज की शुरुआत कर देंगे।
मंत्री जी, ये 2 साल से क्लास लग रही है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसका एक तो टाइम बाउंड कर दें कब तक काम शुरू हो जाएगा, और दूसरी स्टाफ की बड़ी शॉर्टेज है, वो स्टाफ की भी पूर्ति कर दी जाए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। मंत्री जी आश्वासन दें। अध्यक्ष जी, जो विधायक जी ने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत लंबे समय से कई बार हमने डीसी को लिखा, जगह हमें नहीं मिल पाई थी। 21 में भी लिखा, 2022 को, 23 को, अब उपयुक्त जगह हमें मिल चुकी है। कल ही HFC से रजिस्ट्री कराकर हम जल्दी टेंट लाकर कॉलेज की शुरुआत कर देंगे। नीरज शर्मा जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, कै भाग का जवाब है हाँ श्रीमान जी, और ख का सरकार द्वारा जारी प्राथमिकता सूची दिनांक 1/6/2023 के अनुसार कार्य नगर निगम के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दिनांक 30/11/2023 तक नगर निगम फरीदाबाद के पास लगभग 626.59 करोड़ रुपीस थे। यदि नगर निगम अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने में अगर किसी तरह से असमर्थ है, तो सरकार नगर निगम को अतिरिक्त अनुदान देकर यह काम करवाए। जहां तक वरीयता लिस्ट की बात है, ये मेरी विधानसभा की स्थिति है, और पिछले 6 महीने में 2 व्यक्ति मेरे यहाँ सीवरेज ओवरफ्लो से मर चुके हैं, और इन सारे कामों को लेके 17 अक्टूबर को फाइल चंडीगढ़ आई। नगर निगम कमिश्नर महोदय ने बड़ा स्पष्ट लिखा अपनी चिट्ठी में कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमें सरकार से पैसा दिया जाए। डायरेक्टर महोदय ने साथ के साथ वो फाइल पास कर दी, सेक्रेटरी महोदय ने भी पास कर दी। मैंने मंत्री जी से रिक्वेस्ट करी, मंत्री जी ने भी 2 दिन में वो फाइल पास कर दी। 1 नवंबर को हरियाणा दिवस के दिन मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पे बात करी, सारी स्थिति बताई। ग्रीवेंस कमेटी में मैं मुद्दे लगा चुका, और PM to PM नगर निगम के जो मैट है ना जी, मैट, उससे लेके और प्रधानमंत्री कार्यालय तक मैं अपनी विधानसभा की नरकीय स्थिति के बारे में बात कर रहा हूं। सरकार अतिरिक्त अनुदान की बात कर रही है। अध्यक्ष महोदय, 2007 CM अनाउंसमेंट हुई है, 118 मेरे फरीदाबाद में हुई है, और मेरे NIT 86 के हिस्से में क्या आया, CM अनाउंसमेंट के नाम पे 0 अंडा, और डेली सबका साथ सबका विकास। मंत्री जी, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, 626 करोड़ का प्रश्न भी मैंने लगाया था कि नगर निगम के खाते में 626 हैं। मेरे इलाके की जनता इतना टैक्स दे रही है, मुझे वो डेट बता दो। एस्टीमेट आपके पास से पास होके जा चुके हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में फाइल 2 महीने से लंबित पड़ी है कि फलानी तारीख को टेंडर लग जाएंगे, नहीं तो कसम से ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। मैं मेरे इलाके में नहीं जा सकता, मैं 2 गज कफन में कपड़ा आता है, मैं अध्यक्ष महोदय ये बनवा के लाया हूं। मेरे को डेट नहीं बताई ना, मैं कसम से ये पहन के जिंदगी गुजार दूंगा। फिर आप मत कहना कि परसों तू विधानसभा में इस रूप में आया, क्यों मैं लोगों के पास नहीं जा सकता। सिर्फ 28 करोड़ रुपए मांग रहा हूं, मैं कोई 2800 करोड़ मांग रहा हूं। बजट पास करते हम 1-1 लाख करोड़ का, और आप कहते हो सबका साथ सबका विकास। मुख्यमंत्री जी, भाजपा के मंडल अध्यक्ष भी रहते हैं वहां, भाजपा के जिला के पदाधिकारी भी रहते हैं। नीरज शर्मा का घर नहीं है, और ये मेरी विधानसभा की स्थिति है। सिर्फ एक साइन होने 27 करोड़ 48 लाख की बात है। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत आपत्तिजनक विषय है। मैं इस पर आपत्ति करता हूं कि इस प्रकार से इमोशनल स्टेटमेंट विधानसभा के यानी पटल पर इमोशनल स्टेटमेंट देना ये बहुत खतरनाक है, और इस खतरनाक स्टेटमेंट को अगर इसको रखा गया तो आगे चल करके हमारी इस विधानसभा में इस प्रकार की कार्रवाई सुनने के लिए, देखने के लिए, ब्रह्म हत्या, हाँ, ये आत्महत्या जैसा जो विषय किया है, इसको सदन की कार्रवाई से निकाला जाए। बिल्कुल निकाल देंगे। हाँ, और जहां तक मुझे एक और निवेदन करना है सदस्यों से कि इस प्रकार का ये प्रदर्शन करना विधानसभा के अंदर वांछित नहीं है। इसके ऊपर कोई भी संज्ञान लिया जा सकता है। मेरा निवेदन है कि विधानसभा के अंदर इस प्रकार का प्रदर्शन जो है ना, ये अलाउड नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, इस किस्म का प्रदर्शन विधानसभा में ठीक नहीं होता, लेकिन कुछ कही तो नहीं, 28 करोड़ की है वो बात ठीक है, कर दो, वो इसका कर दो, पीछे अब जहां तक विषय का है, 28 करोड़ का मामला है। नहीं सुनिए, 28 करोड़ का विषय नहीं है।
पहली बात आपके पास मेरी बात सुनिए। देखिए महोदय, देखिए अपना एक सिस्टम है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, 3 टियर सिस्टम है। 3 टियर सिस्टम में लोकल बॉडीज अलग विषय है, प्रदेश सरकार का अलग विषय है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग विषय है। हम किसी के सिस्टम में इस प्रकार से डायरेक्ट इंटरफेयर करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये सारे काम जो उन्होंने बताए हैं ये कारपोरेशन के काम हैं। और कारपोरेशन पहले जो आदतें बनी हुई हैं हमारे सारे सिस्टम में पहले से कि इतना रुपया सरकार हमको दे दे, इतना दे दे, इतना दे दे। अब हमने वर्ष भर से ये सिस्टम बनाया कि जितना जिसके पास फंड्स हैं उन विषयों में, उस मद में जितना पैसा है उसको वहां अपना खर्च करें। आवश्यकता पड़ने पर, क्योंकि निश्चित राशि तो स्टेट फाइनेंस कमीशन के माध्यम से 7% जो हमारे बजट का सेल्फ, ये जो हमारा SOTR है, सेल्फ ओन रेवेन्यू जो टैक्स है, उसका 7% हम देते हैं और बांट करके देते हैं। इसके बाद भी किसी के पास कम पड़े तो स्टेट ने आश्वासन दिया हुआ कि हम देंगे, लेकिन वो 606 करोड़ में से अगर वहां पैसा तो वहां लगाना ही पड़ेगा उनको, तो पहले उसका अनुमान एक पता करा के कि जिस हद की इनकी मांगे हैं उस पर वो क्यों नहीं कर रहे हैं। वो हमारा अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट, उन्होंने लिखा है उनको कि किस मद में कितना पैसा 606 करोड़ में है, अगर आपके पास आप लगाइए, अन्यथा अगर ये सिस्टम चालू रहेगा तो स्टेट का ही बजट बिगड़ेगा हमारा। तो इसलिए इस विषय पर जानकारी लेने के बाद अगर उन मदों में पैसा नहीं है 606 करोड़ में तो निश्चित दिया जाएगा। अगर 606 करोड़ में उन मदों में जिस मद में इनकी आवश्यकता है वहां पैसा है तो पहले उनको अपना खर्च करना पड़ेगा। महोदय, ये फाइल मंत्री जी ने खुद पास करी, जो कमिश्नर साहब ने चिट्ठी लिखी है, मैं समय नहीं खराब करना चाहता, उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा है, या तो मंत्री जी फाइल पे उसी समय 626 करोड़ लिख देते, और फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय में लंबित पड़ी है। ये मेरी NIT 86 के नाम पे जो सारे कानून निकल रहे हैं, ये आपने 118 अनाउंसमेंट करी है, 118 में से एक NIT 86 की नहीं है। नीरज जी प्लीज डिपार्टमेंट से फाइल फाइनेंस में जाएगी, फाइनेंस से मुख्यमंत्री के पास भी आएगी, तो जहां कहीं कोई आपत्ति होगी वहां लगेगी। और ये आपत्ति फाइनेंस डिपार्टमेंट की है कि 606 करोड़ रुपया पहला उसका हिसाब बताएं क्यों नहीं लगा रहे हैं, वरना हर एक लोकल बॉडी को एक स्वभाव बन गया, पैसे खत्म है जी, पैसे नहीं है। 606 करोड़ रुपया हमने पिछले साल में लोकल बॉडीज का हिसाब मंगवाया, 5,500 करोड़ रुपया सभी लोकल बॉडीज के पास बैंकों में FD बने हुए पड़े, 5,500 करोड़ रुपया, जबकि तो वो लोकल बॉडीज के लोग बताएंगे ना। अब वो लोकल बॉडीज का काम है, हमारा काम नहीं है। लेकिन अगर वहां है तो देखिए लोकल बॉडीज ऑटोनोमस बॉडीज हैं। ऑटोनोमस बॉडीज को वो भी सरकार का हिस्सा है। नहीं, हरियाणा सरकार का हिस्सा नहीं है। हरियाणा सरकार तो केवल उनके ऊपर ऑडिट का काम करेगी, केवल उनके कामों को रिव्यू करेगी, पैसा अगर कहीं जमा तो पहले खर्च कराएगी। अगर अनुदान देना है तो जो अनुदान हमने देना है निश्चित 7% वो तो उनका जाएगा ही जाएगा, चाहे उनका बैंक में है, चाहे FD है, चाहे कहीं भी है। 7% से ऊपर अगर मांग करेंगे तो हम रिव्यू करेंगे कि आपका पहला पैसा लग गया है तो मांगिए, नहीं तो नहीं। तो इसको महोदय एक सवाल मामूली सा है, वो कह रहे हैं मंत्री जी ने रिकमेंड करा, आप बताओ आपने भेज रखा है रिकमेंड करके कि हाँ या नहीं, इन्होंने मंत्री जी से कर मंत्री जी ने भेज रखी है फाइल, ये करके हाँ या ना का जवाब दे दो। देखिए ताकि इनको गलतफहमी ना रहे। हाँ या ना हर बात का जवाब नहीं होता आदरणीय। आपने पत्र भेज रखा, इनका जो भेजा है लेटर भेज रखा है, भेज रखा फिजिबिलिटी चेक करवा के भेज रखा है ना, फिजिबिलिटी चेक करवा के सारा काम जो उचित होगा वो किया जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं तो एक ही बात का सवाल पूछा है कि भाई आपने ये 28 करोड़ का सब चीजें फिजिबिलिटी ठीक हुई तो हो जाएगा। थोड़ा मिनिस्टर हैं ये, क्लरिकल वो लिखते हैं क्या? जब मैं पूछ रहा हूँ सवाल आपने लिख के भेज रखा है, नहीं भेज रखा है सैंक्शन के लिए, ये सवाल सीधा जवाब दो हाँ या ना, या तो ये इसको कह दो ना, ये अपने हल्के में जाकर कह देगा भाई ये चिट्ठी नहीं लिखी। नहीं, जो स्थिति सही होगी तभी मिलेगा ना, उसकी कॉपी भेज दो। जब स्थिति सही होगी तभी मिलेगा। और क्यों अटका हुआ है, क्यों इतने दिन से अटका हुआ है? इतनी सी बात के पीछे ये इतने शब्द जो बोले हैं, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी का समर्थन करता हूं कि इस तरह की हमने निकाल दिया, वो बात नहीं होनी चाहिए। वो शब्द निकाल दिए मंत्री जी। पास करे हैं, एस्टीमेट बन के आए हैं नीचे से, डायरेक्टर ने साइन करे, सेक्रेटरी ने साइन करे, और अब ये कह रहे हैं फिजिबिलिटी चेक करेंगे। अब फिजिबिलिटी चेक करेंगे 2 महीने बाद। भाई कितनी मौतें और चाहते हो?
2 आदमी मर चुके हैं सीवरेज ओवरफ्लो से। एक मिनट जा, अगर होना है या नहीं होना है, इसको 15 दिन के अंदर अंदर आप इनको बताएं करवा करके, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो रिफ्यूज करें। अगर हो सकता हुआ तो ये हो जाएगा जी। हाँ, तो थोड़ा सा इनको 15 दिन 1 महीने में हो जाएगा। 15 दिन कर दो बाबूजी। 1 महीना उन्होंने कहा, ठीक है 1 महीना। चलो जी, धन्यवाद जी। श्री शीशपाल सिंह जी केरवाला। क्वेश्चन नंबर 10। दुष्यंत जी। Sir, laid on the floor of the House. अध्यक्ष जी, जो जवाब आया है उसके अंदर लिखा गया है कि 98 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। अभी जो बाढ़ के अंदर हरियाणा में जो घग्गर नदी ने काफी नुकसान किया, उसमें जब सिरसा जिला की बात करते हैं तो ये रंगा से स्टार्ट होके और आगे करीवाला होके बाहर निकलती है और कम से कम 60 किलोमीटर का वो दायरा है। और इसमें दिखाया गया है कि सिरसा जिला में आवास क्षति के लिए 14 मकान हैं वो क्षति हुए हैं। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एक तो वहाँ जैसे मेरे हल्के के गांव है बुर्जक्रमगढ़, चक थिराज, बुड्ढा बाड़ा साथ का इलाके में 2-3 गांव है वो पूरे डूब चुके थे और उनमें सैकड़ों मकान की क्षति हुई है। और जो क्षतिपूर्ति पोर्टल में जब उन्होंने डाला तो जो सरकारी कर्मचारी आए जिन्होंने उसमें किया, उनको कोई रिसिप्ट नहीं दी और उनको आज भी वो मुआवजे के लिए बार बार बात कर रहे हैं। एक तो मेरा ये है। दूसरा, आपने जब बाढ़ आने के बाद जो मिट्टी की जरूरत थी उस वक्त, तो कुछ किसानों से प्रशासन ने मिट्टी उनके खेतों से उठाने का काम किया और उनको आश्वासन दिया कि हम आपकी मिट्टी उठा रहे हैं और ये बांधों पे लगानी है और आपको मुआवजा दिया जाएगा। परंतु जैसे मेरे पास ये काफ़ी शिकायतें भी हैं जो, और उनके जो मांग पत्र हैं वो भी है, जो डीडीपीओ बीडीओ के रिकमेंडेशन भी है कि हम मुआवजा देंगे, परंतु उनको भी किसी प्रकार का मुआवजा नहीं आया। मैं ये 2 बातें उनसे जवाब चाहता हूँ। अपने सदस्य ने जो बात रखी है, रेजिडेंशियल एरिया में जहाँ जहाँ पानी भरा था वहाँ का सर्वे साथ के साथ कराकर, और ये पावर भी एफसीआर से डेलीगेट डिप्टी कमिश्नर को कर दी गई थी कि तुरंत उनके घरों का मुआवजा दिया जाए। और जिन जिन के घरों को डैमेज हुआ था केवल मात्र उनको पैसा दिया जाएगा जिनके घर में पानी घुसा था और डैमेज नहीं हुआ। इसकी रिइंबर्समेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी स्टेट गवर्नमेंट्स को परमिट नहीं करती। जहाँ विषय दूसरा आया कि मिट्टी फार्मर्स के खेतों से निकाली गई, ये तो एक सामाजिक काम है और इतिहास भी रहा है। जब जब बाढ़ आई है और बांध लगाए गए हैं इमरजेंसी में, तो किसी भी किसान ने आपत्ति नहीं जताई कि मेरे खेत की मिट्टी उठाओ या मुझे मुआवजा दो। और अगर इस तरह का किसी अधिकारी ने आश्वासन दिया है, मैं तो चाहता हूं कि लिखित में सरकार को दे कि हम इसकी इंक्वायरी करें। मैं खुद O2 हेड से लेकर एलनाबाद का जो पुल है रानी एलनाबाद रोड पे, उस तक गया था और मैंने देखा कि किस तरीके से हजारों किसान अपने खेतों से मिट्टी लेकर आ रहे थे। हाँ, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो डीजल इस्तेमाल में आया, कोई संसाधन लगे जेसीबी या इस तरह के, उसकी भरपाई ग्राम पंचायतों को पैसा सैंक्शन करके साथ की साथ करवाई गई। माननीय सदस्य ने जो बात करी कि किसी ने आश्वासन दिया है, मैं तो चाहूंगा कि उसका फैक्चुअल रिकॉर्ड आप दे कि हम उसकी इंक्वायरी कराएं कि किस तरीके से ऐसे झूठे आश्वासन बिना सरकार की परमिशन के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दिए गए। अध्यक्ष जी, बिल्कुल मेरे हाथ में भी है कुछ लेटर जिसपे मार्क किया हुआ है डीडीपीओ का, बीडीओ का, वो भी, और जो तमाम साथियों को, क्योंकि उस ठीक बात है उस टाइम सामाजिक तौर पे बहुत से साथियों ने शो किया, परंतु कुछ जगह पे जैसे छोटे किसान थे उनका 1-2 एकड़ था, तो उन्होंने जब उनसे मांगा गया मिट्टी तो उन्होंने कहा कि हमें क्या है, हमें क्या मिलेगा, हमारे गड्ढे बन जाएंगे यहाँ पे, हम 2-2 एकड़ के किसान पहले ही। अगर आपके पास कोई रिटर्न में है ना, हाँ जी, वो मंत्री जी को पहुंचा दीजिए। उन्होंने कहा कि इंक्वायरी करा करके इसके ऊपर। दूसरा जी, वो मकानों वाला बता दूं, पानी घुसा है जी, उनमें दरारें आ चुकी है और जो दरारें आ चुकी हैं जी वो डैमेज ही माना जाएगा। जिस मकान में दरारें आ चुकी है उनको डैमेज माना जाएगा। नीचे से जब पानी पूरा का पूरा 1 हफ्ते तक चला है तो नीचे भी जो जहाँ नींव है उनकी नींवें बैठ चुकी है, यानी उसका जब बेस ही टूट चुका है
तो वो भी ईश्वर जी, डैमेज माना जाएगा। नहीं, प्लीज। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार उप मुख्यमंत्री जी से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से यही है कि आप एक बार जांच करवा लें और उन गांवों के नाम मैं दे दूंगा, अगर वो हो ठीक हो तो आप मुआवजा उनको देने का काम करें। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात मकानों की करी है, क्योंकि ये एक ऐसी इमूवेबल चीज है, अगर डैमेज का आज भी कोई असर दिख रहा है, जैसे आपने कहा कि उनका बेस वीक था, बैठ गए मकान, दरारें आ गई, आज भी ये पावर किसान के पास है या गांव के ग्रामीण के पास है कि डिप्टी कमिश्नर को अपील कर सकते। मैं तो चाहूंगा कि अगर कोई रह गया तो वो अपील कर दे, केस बाय केस वेरिफिकेशन के बाद सरकार उनको कंसीडर करेगी। उन 1200 प्लस गांव में जो घग्गर और यमुना के किनारे फ्लडेड एरिया के अंदर सम्मिलित हुए, आया 4 महीने हो गए और सड़कें टूट गई। हमने बार बार लेटर भी लिखा है। इससे संबंधित सवाल ये है, वो पैसा भी तक नहीं आया। पैसा कब तक आएगा ताकि सड़कें भी बने, मुआवजा भी मिले? हमारे वहां तो 70 भैंसें मर गई थी। तो ये बजट की बात जो कई बार हुई, वो कब तक आएगा? यही तो बात पूछनी है। जारी तो किया सीएम साहब ने। महोदय, जहां मुआवजे की बात है, कल 100 करोड़ के लगभग का मुआवजा हमने, मैं आ रहा हूँ ईश्वर सिंह जी, हमने किसानों के खेत में जो क्षति हुई थी उसके लिए मुआवजा रिलीज कर दिया। अब ये प्रश्न मेरे समझ नहीं आया कि ईश्वर सिंह जी ने बात कही कि रिपेयर्स की बात, रिपेयर्स रेगुलर प्रोसेस में बड़ी एक्सपीडिशियसली चल रही है। कई जगह मार्केटिंग बोर्ड कर रहा है, कई जगह पंचायती राज कर रही है, कई जगह नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर रही है, कई जगह स्टेट पीडब्ल्यूडी कर रही है। मगर सड़कों का मुआवजा आएगा, मैं इस पे जरूर चाहूंगा कि क्लैरिफिकेशन दे। सड़कों का मुआवजा नहीं आता, सड़कों की रिपेयर के लिए ग्रांट देने का काम सरकार करती है, वो हमने कर दिया। अभी चालू। चलिए, कृष्णलाल मिड्डा जी। प्रश्न संख्या 11। अध्यक्ष महोदय जी, जो सवाल माननीय सदस्य ने पूछा है उसका सवाल नहीं सर, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रदेश भर में हैफेड के कितने राइस मिल हैं और क्या जींद में कितनी संख्या है? क्या यह तथ्य भी सही है कि जींद के सफीदों से हैफेड के राइस मिल को शिफ्ट किया गया? और क्या यह तथ्य भी सही है कि पिछले 3 वर्ष में जींद की अनाज मंडी में धान का उत्पादन दुगना हुआ है? अगर दुगना हो गया है तो अगर हाँ है तो किसानों की सुविधाओं के लिए क्या कार्य है, क्या कदम उठाए गए, ये बताने का कष्ट करें। अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में हमारी 9 राइस मिल्स हैं और 6 राइस मिल अभी लीज पर गई हैं। 3 हमारी जो राइस मिल है वो अभी तक भी लीज पर नहीं गई है। और टोटल जहाँ तक कि प्रदेश की बात कर रहे हैं तो टोटल प्रदेश के अंदर राइस मिल 488 हैं और जींद के अंदर भी 31 राइस मिल हैं जो प्राइवेट है, जिनमें 1 हैफेड को अलॉटेड है और 5 हरियाणा वेयर हाउस कॉरपोरेशन को और फूड डिपार्टमेंट को 25। और जो इनकी उत्पादन की जो बात कर रहे हैं, पिछले 3 साल के अंदर जो प्रोक्योरमेंट हुई है, बीस 21 के अंदर जींद के अंदर 1,13,475 मीट्रिक टन खरीद हुई थी। 2022-23 में 67,423 मीट्रिक टन और 23-24 में 18,301 मीट्रिक टन की जो खरीद हुई है। तो इस खरीद को देखते हुए मेरे को लगता है कि यहाँ कोई अभी ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर मान लो आवश्यकता है तो मैं विभाग से फिजिबिलिटी चेक करवा के करवा दूँ। मेरा अनुरोध है कि जींद के किसानों और व्यापारी और आड़तियों को मद्देनजर रखते हुए जींद में हैफेड का एक राइस मिल लगाया जाए, ऐसा अनुरोध है मेरा। जींद शहर में इसे किया जाए। धन्यवाद। श्री धर्म सिंह चौकर जी। 12 नंबर। अध्यक्ष महोदय, जो विधायक जी ने अपनी चुकलाना जो पंचायत द्वारा जो जहां ITI बननी है उससे हमें लीज पे जमीन मिल चुकी है 40 कनाल 13 मरले स्वीकृति ITI भवन बनाने के लिए, और जिसकी सरकार द्वारा भवन बनाने के जो जारी कर चुके हैं। ITI भवन बनाने का खर्च अनुमान 15 करोड़ 9 लाख रुपए, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है और जून में इसकी हम शुरुआत कर देंगे। इसमें धन्यवाद।
स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, ये जो ITI हमारी सरकार में 9 से 14 में मंजूर हुई थी, लेकिन लैंड डिस्प्यूट की वजह से वो काम रुक गया था। तो पिछले 2 सत्र पहले हमने मंत्री जी ने आश्वासन दिया था और मान भी ली थी, हमारे ITI बनाने की बात मान भी ली थी। उसके बारे में उसको करीब 2 साल हो चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी हो चुकी है, फाइनेंस FDC अप्रूवल हो चुका है और PWD BRT एस्टीमेट ही बन के आ चुका है। और जो स्कूल के जो ITI के बच्चे हैं वो स्कूल की बिल्डिंग में बैठे हैं और स्कूल की वो जरा बिल्डिंग है, तो उसमें बड़ा मैं आपके माध्यम से मंत्री जी आग्रह करना चाहूँगा, जब 15 करोड़ रुपए की स्वीकृति अप्रूवल भी हो चुकी है, FDC अप्रूवल हो चुकी है, प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी, तो जल्दी से जल्दी उसका टेंडर लगा के काम शुरू करा जाए ताकि बच्चों को कोई असुविधा ना हो। जब इक्विपमेंट पड़े हैं सारे ITI के सारे, वो स्कूल की बिल्डिंग में 5-7 कमरे हमने लिए हुए हैं, लेकिन वहां से प्रेशर आ रहा, कमरे खाली करना है। तो आपके माध्यम से अनुरोध है, जल्दी से जल्दी सारे काम हो ही चुके हैं, एडमिट अप्रूवल हो चुका है, FDC अप्रूवल हो चुकी है, एस्टीमेट बन चुके, तो टेंडर लगा के जल्दी इस पर काम शुरू कर दिया जाए। ये मेरी आपके अध्यक्ष जी, जितना समय टेंडर प्रक्रिया में लगा उतना समय लगेगा, जल्दी से जल्दी हम चालू कर देंगे। ठीक है, ऐश्वर्य दे दिया, पैसे भी आ गए अब तो। श्री राम कुमार जी। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न कै ISFR के सर्वे के अनुसार 2015 से 2021 तक जो वन क्षेत्र बढ़ा वो 0.5% है। और दूसरा वाक्य है, माननीय सदस्य ने पूछा कि जो पुराने पेड़ हैं उनके संरक्षण के लिए क्या किया सरकार ने। तो हरियाणा सरकार द्वारा 26 अक्टूबर 2023 को हरियाणा प्राणवायु देवता नाम से एक योजना शुरू की गई। 75 वर्ष से अधिक आयु के पेड़ जो हैं उनके लिए 2,750 रुपये प्रति वर्ष पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। यह राशि पेड़ की सुरक्षा और उसके रखरखाव के लिए दी जाएगी। राज्य में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में वृद्धि के अनुपात में हर साल पेड़ की पेंशन में भी वृद्धि की जाएगी। 26 अक्टूबर 2023 को पूरे हरियाणा में ऐसे 3,819 प्राणवायु देवता पेड़ों को संरक्षण को उनके खातों में पेंशन का भुगतान कर दिया गया है। 40 प्रकार के पेड़ ऐसे हैं, 40 किस्म के पेड़ ऐसे हैं जिनको ये पेंशन दी जाएगी। मंत्री जी, सबसे पहले तो मैं आपको और माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद करता हूं कि आपने पुराने पेड़ों को सुरक्षित करने के लिए हरियाणा प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की है, जिसमें प्रति वर्ष 74 वर्ष या उससे ऊपर आयु के पेड़ के संरक्षक को प्रति वर्ष 2750 रुपये वृक्ष पेंशन दी जाती है। ये जो आपका कदम है, जो आपकी योजना बहुत ही स्वागतीय योजना है, मैं इसका स्वागत करता हूं। मेरा इसमें ये प्रश्न रहेगा, जैसे वृद्ध अवस्था पेंशन जो है माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा कर की है, अगले वर्ष से 3,000 हो जाएगी, क्या पेड़ों को भी इस प्रकार से आप उनकी पेंशन बढ़ाने का काम करेंगे? मेरा प्रश्न ये रहेगा। तो अध्यक्ष महोदय, अभी उसकी पेंशन जो है अभी 3,000 अभी शुरू कर देंगे और 3100 रुपये करके करेंगे। धन्यवाद। जैसी वृद्धावस्था पेंशन बढ़ेगी वैसे वैसे पेड़ की पेंशन भी साल की बढ़ेगी। माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है। नहीं हो गए, 13 पे था, 1 मिनट वो चल रहा था क्वेश्चन, इसलिए वो तो अब मैं क्या कह सकता हूँ। नहीं। माननीय सदस्यगण, अब हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 13(1) के अधीन मैं सत्र दिसंबर 2023 के लिए निम्नलिखित सदस्यों को चेयरपर्सन के नामों की सूची पैनल ऑफ चेयरपर्सन में कार्य करने के लिए नामजद करता हूं। श्री मोहनलाल बड़ौली जी विधायक, श्रीमती निर्मल रानी जी विधायक, श्री वरुण चौधरी विधायक, श्री ईश्वर सिंह जी विधायक। माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री अमित सिहाग विधायक ने ईमेल के माध्यम से मुझे सूचित किया है कि वे दिनांक 15 दिसंबर 2023 को पारिवारिक समारोह में शामिल होने के कारण सदन में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार श्री राजेश नागर विधायक ने ईमेल के माध्यम से मुझे सूचित किया है कि वे पारिवारिक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए अहमदाबाद गए हुए हैं, इसलिए आज दिनांक 15 दिसंबर 2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार श्री धर्मपाल गौंदर विधायक ने ईमेल के माध्यम से मुझे सूचित किया है कि वे भारत संकल्प यात्रा में व्यस्त होने के कारण आज दिनांक 15 दिसंबर 2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार श्री राकेश दौलताबाद
विधायक ने ईमेल के माध्यम से मुझे सूचित किया है कि उन्हें कुछ जरूरी परिस्थितियों के कारण चंडीगढ़ से वापस बादशाहपुर जाना पड़ा, इसलिए आज दिनांक 15 दिसंबर 2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। श्री महिपाल ढांडा विधायक ने ईमेल के माध्यम से मुझे सूचित किया है कि अस्वस्थ होने के कारण वे आज दिनांक 15 दिसंबर 2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार श्रीमती किरण चौधरी विधायक ने दूरभाष के माध्यम से मुझे सूचित किया है कि वे जरूरी कार्यों के कारण आज दिनांक 15 दिसंबर 2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकती। माननीय सदस्यगण, 13 दिसंबर 2023 को लोकसभा में हुई घटना के उपरांत इस सदन की सुरक्षा और निर्विघ्न कार्यवाही को सुनिश्चित करने के लिए मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं। कोई भी माननीय सदस्य दर्शकों को सत्र दिखाने के लिए प्रवेश पत्र के आवेदन पर उसका पूरा विवरण भरे बिना अपने हस्ताक्षर न करें, अर्थात खाली फॉर्म पर हस्ताक्षर न करें। माननीय सदस्य केवल अपने जान पहचान वाले दर्शक दीर्घों को लिए ही सत्र दिखाने के लिए हस्ताक्षर करें तथा उस व्यक्ति द्वारा पहचान पत्र के रूप में अपने आधार कार्ड की प्रति संलग्न करें। दर्शकों को सत्र की कार्यवाही देखने के लिए पास बनवाने एवं सुरक्षा की जांच प्रक्रिया में माननीय सदस्य की भी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करें। सत्र के दौरान माननीय सदस्यों के निजी सहायकों को विधान भवन में आने की अनुमति नहीं होगी और माननीय सदस्य इस संबंध में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करें। माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि हरियाणा विधानसभा सचिवालय द्वारा पहली बार आर्ट ऑफ लिविंग के मार्गदर्शन में तनाव मुक्ति एवं प्रसन्नता के लिए दिनांक 19 दिसंबर 2023 को प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक हरियाणा निवास सेक्टर 23 चंडीगढ़ में एक सत्र का आयोजन किया जा रहा है। सत्र के समापन उपरांत जलपान का प्रबंध रहेगा। मेरा आप सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि आप इस सत्र का लाभ उठाएं। माननीय सदस्यगण, अब सचिव घोषणा करेंगे। महोदय, मैं उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण जो हरियाणा विधानसभा ने अपने अगस्त 2023 में सत्र में पारित किए थे तथा जिन पर राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी को नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज पर रखता हूँ। सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक 2023, हरियाणा नगर पालिका संशोधन विधेयक 2023, हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक 2023, हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2023, हरियाणा माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023, हरियाणा वाद्य शोर नियंत्रण निरसन विधेयक 2023, हरियाणा किशोर धूम्रपान निरसन विधेयक 2023, हरियाणा विनियोग संख्या 3 विधेयक 2023 और हरियाणा विनियोग संख्या 4 विधेयक 2023। माननीय सदस्यगण, अब मैं कार्य सलाहकार समिति द्वारा तय किए गए विभिन्न कार्यों की समय सारणी प्रस्तुत करता हूं। समिति ने सिफारिश की कि जब तक अध्यक्ष महोदय अथवा निर्देश नहीं देते, सत्र के दौरान विधानसभा की बैठक शुक्रवार 15 दिसंबर 2023 को 11 बजे प्रातः आरंभ होगी तथा 6 बजे सायं बिना प्रश्न रखे स्थगित होगी। सोमवार 18 दिसंबर 2023 को विधानसभा की बैठक 11 बजे प्रातः आरंभ होगी तथा 6 बजे सायं बिना प्रश्न रखे स्थगित होगी। मंगलवार 19 दिसंबर को 2023 को विधानसभा की बैठक 11 बजे प्रातः आरंभ होगी तथा उस दिन की कार्यसूची में दिए गए कार्य की समाप्ति के पश्चात स्थगित होगी। कुछ चर्चा के पश्चात समिति ने आगे सिफारिश की कि 15, 18 तथा 19 दिसंबर 2023 को सभा द्वारा निम्नानुसार कार्य किया जाएगा। शुक्रवार 15 दिसंबर 2023 प्रातः 11 बजे शोक प्रस्ताव, प्रश्नकाल, शून्यकाल, कार्य सलाहकार समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा स्वीकार करना, सदन की मेज पर रखे जाने वाले पुनः रखे जाने वाले कागज पत्र, विशेषाधिकार समिति का प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा उस पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना। विधायी कार्य, शनिवार 16 दिसंबर 2023 को अवकाश रहेगा। रविवार 17 दिसंबर 2023 को भी अवकाश रहेगा। सोमवार 18 दिसंबर 2023
प्रश्नकाल होगा प्रातः 11 बजे। उसके पश्चात शून्यकाल वर्ष 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के लिए अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगे प्रस्तुत करना, चर्चा तथा मतदान। वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक अनुमान दूसरी किस्त प्रस्तुत करना तथा उस पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट। वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक अनुमान दूसरी किस्त पर चर्चा तथा मतदान। फिर उसके बाद विधायी कार्य। मंगलवार 19 दिसंबर 2023 11 बजे प्रातः प्रश्नकाल, शून्यकाल, निरंतर बैठक संबंधी नियम 15 के अधीन प्रस्ताव, अनिश्चित काल तक सभा के स्थगन संबंधी नियम 16 के अधीन प्रस्ताव, रखे जाने वाले कागज पत्र यदि कोई हों। वर्ष 2019-20, 20-21 तथा 21-22 के लिए अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगों के संबंध में हरियाणा विनियोग विधेयक 2023। वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक अनुमानों दूसरी किस्त के संबंध में हरियाणा विनियोग विधेयक। विधायी कार्य, कोई अन्य कार्य। अब संसदीय कार्यमंत्री यह प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है। बढ़ा दिया जाए। 30-35 मुद्दे हैं, 1-2 मुद्दा नहीं है, इसको बढ़ाने का काम करें। प्रस्ताव बहुत लोगों में बढ़ा दिया जाए, बहुत मुद्दे हैं, बहुत इश्यूज हैं। नहीं, देखिए ऐसा बढ़ा दिया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है। प्रश्न है कि यदि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव नहीं, फिर भी प्रस्ताव पारित हुआ। हाँ नहीं, काउंट, हेड काउंट वो भी ज्यादा है। अभी आप कर लीजिए, आप कर लीजिए। मैंने कर लिया है। माननीय सदस्यगण, अब शून्यकाल शुरू होता है। एक जो विषय उनका फेट भी बताता हूँ। हमारे एडजमेंट मोशन पड़े हैं आपके पास। मैं सभी एक सभी बताऊंगा अभी आपको, अभी क्योंकि शून्यकाल के पश्चात बता दूं। इसके नेक्स्ट पहले बता दो, पहले बता दो। लाइए, आपको बस तैयार है ऑर्डर। देखिए, कुल कॉलिंग अटेंशन मोशन 57 प्रस्तुत हुए, 57 आए हैं। ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 10 के साथ ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 24 और 54 संलग्न है, जो कि दिनांक 15/12/23 के लिए स्वीकृत है। ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 15 के साथ ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 23, 29, 44 और 45 संलग्न है, जो दिनांक 18/12/23 के लिए स्वीकृत है। अब मैं बताता हूँ। स्थगन प्रस्ताव, एडजर्नमेंट मोशन एक आया था, जिसको ऊपर हम अभी विचार कर रहे हैं। गैर सरकारी प्रस्ताव, नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशन 2 आए हैं, वो दोनों अस्वीकृत हुए हैं। अल्प अवधि चर्चा, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन 2 आई थी, दोनों के ऊपर अभी विचाराधीन है। सरकारी ऑफिशियल रेजोल्यूशन, हरियाणा राज्य गीत का चयन करने के लिए सरकार की तरफ से एक आया है। इसके पश्चात उसके ऊपर हम चर्चा भी करेंगे और उसको गीत को यहाँ प्ले भी करेंगे। जो अभी तक 1 मिनट अंडर मोशन जो है वो सीए के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। नहीं, वो तो बताया नहीं ना आपने। जी बताया नहीं, एडजर्नमेंट मोशन दिया है। हाँ, वो सीए आपने कहा अंडर कंसिडरेशन है। नहीं, सीए के अंदर कन्वर्ट, एक तरफ कर कॉलेज अंदर एडजर्नमेंट मोशन पिछले सत्र में भी आपने नहीं लिया, हमारा वो भी कन्वर्ट कर देते हो। वो ये परंपराएं आपकी डाली हुई हैं, मेरी नई परंपरा नहीं है। ये परंपराएं आपकी डाली हुई हैं, ये मैंने नई परंपरा नहीं डाली। आप ऐसा है
आप अपने कार्यकाल को क्यों भूल जाते हैं जब बात नहीं, मैं तो जो आपने रास्ता दिखाया हुआ, जो परंपराएं डाली हैं, वही पालन करने का प्रयास कर रहा हूं। हाँ जी, आप अपना नया रास्ता बनाओ ना। नया रास्ता भी बनाएंगे तो आवश्यक, आप देख रहे हो अगले वाले अगर आपने अपना रास्ता जो आपने दिखाए हुए रास्ते पर चलो। ऐसा हुड्डा साहब, एडजॉर्नमेंट जो आपने परंपराएं डाली थी वो अच्छी हैं कि बुरी हैं? जो नहीं, जो आपने परंपराएं डाली हैं वो अच्छी हैं कि बुरी हैं? अध्यक्ष महोदय, नहीं, हम तो अच्छी परंपराओं का पालन कर रहे हैं। शराब से इतने आदमी मर गए, हम एडजॉर्नमेंट मोशन दिया, आप उसको क्वालिटेशन बदल रहे हो। हाँ, तो उसमें क्या डिस्कशन होनी चाहिए, डिस्कशन नहीं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है उसको एडजॉर्नमेंट मोशन, देखिए एडजॉर्नमेंट मोशन एक्सेप्ट करो। ये मेरा ये कहना है कि जो कॉलिंग अटेंशन मोशन, उसके ऊपर कई लोगों के आए हुए हैं, एडजॉर्नमेंट मोशन है। नहीं, तो उसको कॉलिंग अटेंशन मोशन के अंदर हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। नहीं, अध्यक्ष महोदय, अंदर एक बार सुन लीजिए, इतना गंभीर विषय है। नहीं, हम डिस्कशन करेंगे। मैंने कब कहा नहीं करेंगे? नहीं, हम हाउस के अंदर डिस्कस करेंगे। कॉलिंग अटेंशन मोशन भी डिस्कशन का एक प्रोसेस है। नहीं, डिस्कशन करेंगे इसका एडजॉर्नमेंट मोशन नहीं, बिल के ऊपर डिस्कशन करना, चर्चा करना, ये विधानसभा का काम है, वो हम करेंगे। नहीं, करो आप, एडजॉर्नमेंट मोशन है हमारा। अभी तक काम रोको, प्रस्ताव हमारा, आप अपना आगे चले जा रहे हो। अभी तक कितने आदमी मर गए और एक के बाद उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, सरकार से जवाब भी आएगा, आप डिस्कशन करें। इसमें एडजॉर्नमेंट मोशन में आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं, प्रावधान है, लेकिन जो एडजॉर्नमेंट मोशन को कॉल अटेंशन मोशन में कन्वर्ट करने का प्रावधान भी आपने शुरू किया, तो वो हम उसको पालन कर रहे हैं, उसको हम पालन कर रहे हैं। कोई एडजॉर्नमेंट मोशन करोगे नहीं आप, तब कॉलिंग अटेंशन बदल दोगे। वो आपने परंपरा ऐसी डाल दी, मैं उसके ऊपर विचार करेंगे। मतलब यही हो गया ना, इसका मतलब ये कोई ये हो गया। मुझे समझ में नहीं आता कि आपस के अंदर आपकी कोऑर्डिनेशन है कि नहीं। ये आपका कॉलिंग अटेंशन मोशन भी आपके ही मेंबर दे रहे हैं, एडजॉर्नमेंट मोशन भी आपके मेंबर ही दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं तो हमने कॉलिंग अटेंशन मोशन वो भी आपके मेंबर्स का ही है, उसको हमने एडमिट कर लिया। अध्यक्ष, अभी आप सुन लीजिए, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अभी आप सुन लीजिए, ये डिस्कशन नहीं है। ये 3 विधेयक जो हैं ये सरकार की तरफ से आए हैं। अध्यक्ष महोदय, सुटेबिलिटी की बात मत करो। नहीं, मैं प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। डोंट प्रोटेक्ट द गवर्नमेंट। क्या बात करते हो मलिक साहब, इस तरीके का आरोप लगाना ठीक नहीं। प्रोटेक्ट कर रहे हो आप? मैं बिल्कुल प्रोटेक्ट। हमारा एडजॉर्नमेंट मोशन है, फिर क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? आप ये तो प्रोटेक्शन दी जा रही है। नहीं, मैं प्रोटेक्शन नहीं, मैं आपको इतने आदमी मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बता दूं, आपके कार्यकाल की डिटेल वो मैं आपको बता दूं। इशू है इनमें। अध्यक्ष महोदय, मेरी रिक्वेस्ट है। नहीं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो आपने आपके 10 साल की आपसे इंडियन नेशनल लोकदल के 5 साल की और हमारी जो 9 साल की कार्रवाई, ये आपके आज क्या है, मैं इस बात की पूछ रहा हूँ। वही मैं बता रहा हूँ कि 9 साल में हमने क्या किया, आपने क्या किया। महोदय, मैं बताता हूँ, आप जो बात कह रहे हो ना, हमारे कार्यकाल के, उस टाइम तो अपोजिशन वीक थी। नहीं, अपोजिशन वीक नहीं थी, अपोजिशन वीक नहीं थी कहीं भी। कभी भी 88 सदस्य जो है वो कांग्रेस पार्टी के नहीं हुए। नहीं, देखो, मेजॉरिटी हैज द वे बट माइनॉरिटी हैज द से। ये शुड हैव से। यू विल बी गिवन फुल टाइम। एडजॉर्नमेंट मोशन लगेगी अगर आपको पूरा टाइम दिया जाएगा, आप चिंता न करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताता हूँ, आप रिक्वेस्ट नहीं मानते, हम तो आप इतनी तक इज्जत करते हैं, हर टाइम आपकी बात। देखिए, मैं आपको, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहता हूँ, आप एडजॉर्नमेंट मोशन एक्सेप्ट करो हमारा, हम कॉलिंग अटेंशन के लिए एडजॉर्नमेंट मोशन करो। मेरी बार रिक्वेस्ट है। देखिए, आज तक ये जो आप करिए। नहीं, मैं आपको, आपका रिकॉर्ड आपने तो 6 बार किया हुआ है, कन्वर्टेड इनटू सीए, एडजॉर्नमेंट मोशन कन्वर्टेड इनटू सीए 6 बार, 10 साल के बाद। चलिए, जो बिल, एक मिनट, जो बिल सरकार की तरफ से आए हैं, हरियाणा बकाया देय व्यवस्थान संशोधन विधेयक 2023, हरियाणा निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023, हरियाणा पिछड़े वर्ग सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण संशोधन विधेयक 2023। माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हिंदू कॉलेज सोनीपत के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। अब शून्यकाल शुरू होता है। श्रीमती गीता भुक्कल।
मैं एक बार पूरी लिस्ट बोलता हूं। जो 12 लोगों ने, श्रीमती गीता बुक्कल जी विधायक, श्री सोमवीर सांगवान जी विधायक, श्री शमशेर सिंह गोगी जी विधायक, श्री जयवीर सिंह जी विधायक, श्री वरुण चौधरी विधायक, श्री बलराज कुंडू जी विधायक, श्री अभय सिंह यादव जी विधायक, श्री राम कुमार गौतम जी विधायक, श्री चिरंजीव राव जी विधायक, राव दान सिंह जी विधायक, श्री अभय सिंह चौटाला विधायक और श्री भव्य बिश्नोई विधायक। ये 12 लोगों के जो शून्यकाल के प्रश्न आए हैं, क्योंकि 1 घंटा है तो नहीं तो आज तो 5 मिनट कर देंगे। उसके लिए सदन ने तय किया 3 मिनट का समय। नहीं माननीय, देखिए ऐसा है कि होगा तो वही जो है जी। आज तो क्योंकि 12 केवल सदस्य हैं तो हम 5 मिनट दे सकते हैं। नहीं, पर्ची अब है नहीं इसमें तो मैं कहां दिलाऊंगा। हाँ, कब दिया था? आप टाइम के बाद दिया होगा, टाइम के बाद दिया होगा। टाइम नहीं टाइम जो है आपका पीए सुबह देके गया है, आपका पीए जो है वो सुबह देके गया है, मैं आपकी जानकारी के लिए। चलिए अब अगर देखिए शून्यकाल का समय 3 मिनट पहले सदन की सहमति से हमने तय किया था। कल लीडर ऑफ द अपोजिशन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक प्रस्ताव किया था बीएससी के अंदर कि इसका समय बढ़ा करके 4 मिनट कर दिया जाए। अगर आप लोगों को अपने माननीय जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है उनको और हमारे जो सभी सदस्य बैठे हैं, नहीं राजी तो आप हैं, उतना समय सभी सदस्यों की राय क्या है? आपकी क्या राय है? सभी सदस्य देखिए, मुझे 5 मिनट भी करने में आपत्ति कोई नहीं है, लेकिन जो सदस्यों की संख्या है वो पहले 20 थी। अगर 4 मिनट करते हैं तो 15 होगी, अगर 5 मिनट करते हैं तो 12 होगी। जो आपको ठीक लगा 4 मिनट कर दो, कल बात होगी कि 4 मिनट 4 मिनट कर दें। ये 4 मिनट ठीक है। जो कल से समय 4 मिनट प्रश्न, आज तो क्योंकि 12 ही है तो 5 आज तो सबको 5-5 मिनट 5 मिनट देंगे और बाकी जब हो तो 4 मिनट का आप कर दो। हाँ ठीक। श्रीमती गीता बुक्कल जी, वो हो गया। आपके नेताजी ने बोल दिया, हमने मंजूर कर लिया। हाँ जी, एक मिनट सर, आपने एक परंपरा डाली थी कि बिलों की सर्कुलेशन पहले हो जाएगी। आपने बिलें पढ़ी हैं, कोई सर्कुलेट, हमारे पास कोई बिल नहीं सर्कुलेट हुआ। फिर से आप कह रहे हो परंपरा, आप अपनी परंपरा को तोड़ के आपने दूसरी परंपरा कर, आप अपनी परंपरा को डाली हुई तो बदल दो। हमारी परंपरा को तो बड़ा जिक्र करते हो। 3 बिल आए हैं, देखो सुनो, एक बिल चला गया है, 2 बिल जो है आज एडेंडम आ रहा है। नहीं फिर सर आपने तो पहले कहा था 3 दिन पहले आज दिए डिस्कस जाएंगे, नहीं होगा, दिन भी वो नहीं आज आए। डिस्कस नहीं होगा, डिस्कस डिस्कस होगा भी वो पर सोमवार को या मंगलवार को। पर तो सर्कुलेशन 4 तो दिन नहीं हुआ ना आपको पूरे फिर। मिल जाएंगे। पूरा शनिवार इतवार छुट्टी के अंदर आप पढ़ सकेंगे। तो मंडे ट्यूसडे से पहले किसी को आज टेकअप मिल ना जाएगा। करा आज जाए, मंडे से पहले, ट्यूसडे से पहले किसी को टेकअप न किया जाए, नहीं तो टाइम ही नहीं। आज सर्कुलेट कर देंगे हम, ट्यूसडे को डिस्कस करेंगे। हाँ, तो जिससे कि मतलब आपकी डाली हुई परंपरा है सर, उसका तो ख्याल रखो, हमारी डाली हुई का तो बड़ा ख्याल रखो। श्रीमती गीता बुक्कल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले तो अध्यक्ष महोदय, आप इस सम्मानित चेयर पर बैठे हैं, आपसे हमें एक गारंटी चाहिए और एक आपसे हमारी मांग भी है। हमें विश्वास नहीं है सरकार पर इस चीज को लेकर कि बार बार ये सरकार, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। हमें कोई जुमला नहीं चाहिए, हमें गारंटी चाहिए इस बात की लेकर कि आज हमारी बहन बेटियां शिक्षा के मंदिर में सुरक्षित नहीं है। हमने कॉल अटेंशन अध्यक्ष महोदय लगाया है और हम ये चाहते हैं कि वो हमारा एक्सेप्ट हो, उस पर इस बात को लेकर चर्चा हो। अध्यक्ष जी चेयर ना छोड़ें, आप इस चीज की गारंटी देकर जाएं। प्रदेश की बहन और बेटियां आपसे सुरक्षा की गारंटी चाहती हैं, वर्किंग स्टेशंस पर गारंटी चाहती हैं, शिक्षण संस्थान में मुख्यमंत्री जी आपसे गारंटी चाहते हैं। ये हंसी का विषय नहीं है कि शिक्षा के मंदिरों में, जींद में, उच्चारणा में क्या हुआ, बहन बेटियों के साथ यौन शोषण हुआ, वर्किंग प्लेस पर बहन बेटियों के साथ अच्छे ढंग से जो है वहां पर क्या हालत हो गई है। सारे देश में हमारी बदनामी हो रही है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि एक साल में हमारे 16,773 अपराध जो है महिलाओं के प्रति बढ़े हैं। हमारे यहाँ पर बच्चे जो हैं एक साल में 2,640 बच्चे लापता हुए हैं, जिसमें 1124 लड़के, 1516 हमारी लड़कियां हैं। असुरक्षित राज्य की श्रेणी में हम ये चाहते हैं
बहन बेटियों को पूरी तरह से जो है सुरक्षा देने का काम सरकार करे। आज के समय में जो स्कूलों की दुर्दशा हो चुकी है, स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं, इन स्कूलों में गरीबों की, दलितों की बच्चियां पढ़ती हैं, इसलिए सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। आज हाई कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लेते हुए यहां पर जो है आपको जुर्माना डालने का काम किया है। एक हरियाणा कौशल विकास निगम, एक ऐसा भद्दा मजाक हरियाणा के युवाओं के साथ जो सरकार कर रही है। आज भी हजारों युवा जो हैं विधानसभा के घेराव के लिए यहां पर आ रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी आपसे पूछना चाहती हूं, क्या कारण है कि आप युवाओं को बेरोजगारी में नंबर 1 हमारा हरियाणा, क्यों हम उनको रेगुलर नौकरी नहीं दे पा रहे? क्यों हम, जैसे हमने सेना की भर्ती अग्निवीर को ठेके पर देने का काम किया, क्यों हम लोग जो हैं यहां पर ठेके पर दे रहे हैं? 1 साल की भी उनको गारंटी नहीं है। अगर आपको लगता है आप इन बेरोजगार युवाओं को मेरिट के आधार पर भर्ती कर रहे हैं, तो इनको आप इनका भविष्य सुरक्षित क्यों नहीं करते हैं? क्यों ये? क्योंकि भ्रष्टाचार का अड्डा पूरी तरह से बन गया है। कितने अफसर इसमें जेल में गए हैं। मैं ये चाहती हूं, आज हमारे जो है पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं का भविष्य खतरे में है, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यही कारण है कि हमारे यहाँ पर पूरी तरह से क्राइम बढ़ रहा है। आज के समय में 4.66 लाख हमारी सैंक्शन पोस्ट हैं, खाली पड़ी हैं, इसमें से 2.57 लाख भरी है। 45% से ज्यादा वैकेंसीज हैं। एचपीएससी है, एसएससी है। आपको जो लगता है हमारे बच्चे आईएएस टॉप करते हैं, नेशनल लेवल पर टॉप करते हैं, आपको वो ये क्यों नहीं लगता कि ये जो हमारे युवा हैं वो हरियाणा में पक्की नौकरी करने के लायक हैं? आज हमारे जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने हमें ज्ञापन दिया है, मैं अध्यक्ष महोदय, आपके उपाध्यक्ष महोदय आपको टेबल करूंगी। वो ये कह रहे हैं हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेजेस में 8137 हमारी जो पोस्ट है वो हमारी सैंक्शन है, केवल 4738 है। 60% वैकेंसीज पड़ी हैं। मुख्यमंत्री जी, आप इसको शिक्षा को भी ठेके पर ना दें। असिस्टेंट प्रोफेसर कह रहे हैं हमें एचकेआरएम की भर्ती मंजूर नहीं है, उनको रेगुलर करने का काम करें। आज हमारे टीजीटी के बच्चे जो कि 7441 पोस्टें आपने एडवर्टीजमेंट की थी, कोर्ट में मामला चला गया, सरकार जवाब नहीं दे रही है, उनके रिजल्ट को तुरंत प्रभाव से आप मुख्यमंत्री जी निकालने का काम करें। आज हरियाणा यूनिवर्सिटीज कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर एसोसिएशन ने ज्ञापन दिया है कि जो 15-15 साल से कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज कर रहे हैं, उनको सेवा सुरक्षा दी जाए, उनको जो है निकाला ना जाए। अलग अलग यूनिवर्सिटीज का है, ये भी मैं टेबल करने का काम करूंगी। एक मुख्यमंत्री जी, आपने अभी एक घोषणा की है, जो सैनिक स्कूल की बात थी, आपने कुंजपुरा सैनिक स्कूल में अभी एक कार्यक्रम हुआ था 18/10 को, उसमें आपने घोषणा की कि मातनहेल में सैनिक स्कूल की कक्षाएं सत्र 23-24 से जो है वो चलने लग जाएंगी। आज तक जमीन भी जो उसकी 274 एकड़, मुख्यमंत्री जी आप मातनहेल बहुत बार गए हैं, मेरा खुद का गांव है, लेकिन आपने दिया कुछ भी नहीं है वहां पर। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपने कई बार घोषणा कर दी मातनहेल में सैनिक स्कूल। हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रोहतक, झज्जर, बहादुरगढ़ ने एक ज्ञापन आपके नाम भेजा है, वो मैं देना चाहती हूं कि ये कक्षाएं लगेंगी कहां? आज तक जमीन भी हमारी जो है वो वापिस हो गई, नई जमीन का उसका कोई टेंडर नहीं हुआ है। मैं ये समझती हूं ये हरियाणा कौशल निगम हमारे युवाओं के साथ पूरी तरह से इनजस्टिस करने का काम कर रहे हैं। हमारे पीजीआईएमएस रोहतक में 40% से ज्यादा वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। आज स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से बीमार पड़ा है। कब ये इसमें ठीक होगा, कब सुधार होगा? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं, ये बदहाली आप नारा देते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हमें विश्वास नहीं है हमारे झज्जर क्षेत्र के साथ, जो आपने विश्वास को तोड़ने का काम किया। 5 मिनट दिए हैं। 5 मिनट हो गए। नहीं अभी नहीं हुए। अध्यक्ष महोदय, आपके सामने नहीं, चौथी अध्यक्ष महोदय, ये आप हालत देखिए, हमें जो जवाब दिए गए थे, नहीं 5 मिनट नहीं हुए अध्यक्ष महोदय, मैंने घड़ी को नहीं, अध्यक्ष महोदय आप मुख्यमंत्री जी हमें ये घोषणा दी। गीता जी बैठिए प्लीज। 5 मिनट हो गए आपके। सोमवीर सांगवान जी बैठिए आप प्लीज, बैठिए। आपकी कोई बात रिकॉर्ड में जा ही नहीं रही, आपकी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। सोमवीर सांगवान जी। स्पीकर सर जी, आपका धन्यवाद जो आपने टाइम दिया। अभी नहीं, अभी सोमवीर सांगवान जी बोल रहे हैं, आप कंटिन्यूअस रखिए। आपकी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। आपके माध्यम से 5 मिनट आपको दे दिए पूरे। मेरा टाइम नहीं, कोई किसी ने आपको टोका ही नहीं बीच में। नहीं, किसी ने नहीं टोका आपको बीच में। आप सोमवीर जी आप बोलिए, आप बंद करो, आप बैठो। गीता जी, कोई अच्छी बात नहीं है, कोई बात आपकी रिकॉर्ड में जा ही नहीं रही, तो बोलने का क्या? जब आपको दे दिया अपना टाइम, आपको दे दिया, आप दूसरे का टाइम मत वेस्ट करिए प्लीज। बैठो आप,
सौमीर जी का मैंने नाम ले दिया, आपका नहीं ना। हाँ टेबल कर दो, कर दो टेबल कर दो, ठीक है। सौमीर जी आप शुरू करें। आपने जो 2016 में दादरी को जिला बनाया।